रहा हूं। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा समझता हूं और सिर झुकाकर आपके पास आया हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा था ये थोड़ी देर बाद सुनेंगे, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि देश के बाकी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी का लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया और उनके साथ जुड़कर कांग्रेस को मजबूत किया। राहुल गांधी ने जड़ों की तरफ लौटने की बात कहकर साबित कर दिया है कि वे जमीन से जुड़ने में यकीन रखते हैं और राजनीति में जमीन से जुड़ने का मतलब है कि आम लोगों के दुख दर्द और तकलीफों को अपना समझकर उन्हें दूर करने की कोशिश करना। जनता यही उम्मीद कर सरकार से रखती भी है, लेकिन इस वक्त बीजेपी जनता की इन उम्मीदों पर खरी उतरती नहीं नजर आ रही है। दोस्तों 3 दिन से देश के दिग्गज पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की खेलों में प्रतिष्ठा बढ़ाई, उन्हें जंतर मंतर पर धरना देने को मजबूर होना पड़ा है और उनकी मांग केवल यही है कि अध्यक्ष पद पर बैठे शख्स जिन पर यौन शोषण का आरोप है उसे हटाया जाए। क्या लड़कियों की सुरक्षा और अपने लिए न्याय की मांग करना गलत है? क्यों मोदी सरकार इस मांग को पूरा नहीं कर सकती है? कम से कम आरोप साबित होने तक बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को पद से हटा ही सकती थी ना बीजेपी। एक बार जांच हो जाए तो फिर उन्हें यही पद दे भी सकती है, लेकिन मोदी सरकार में ऐसे लोग और भी हैं जिन पर जनता से नाइंसाफी के इल्जाम हैं, लेकिन उन्हें हटाने की हिम्मत बीजेपी नहीं दिखा पाई। याद कीजिए आप किसानों के आंदोलन के वक्त क्या कुछ हुआ था, वो वहां की तस्वीरें आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। बीजेपी का यह रवैया उसकी प्राथमिकताओं को दिखाता है और यह बताता है कि बीजेपी अब जड़ों से दूर हो रही है। बीजेपी भले सत्ता में बैठी हो, लेकिन क्या जड़ों से दूर होना उसे जड़ों से उखाड़ फेंकने की तरह हो सकता है? यानी कि जड़ें जो हैं उसकी उखड़ सकती हैं बीजेपी की जो अभी है भारत में। जिस तरह हिमाचल प्रदेश में उसे सत्ता गंवानी पड़ी, वही डर अब मेघालय और त्रिपुरा में भी बीजेपी को दिख रहा है, क्योंकि वहां उसके सहयोगी उससे दूर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो माहौल अभी कांग्रेसमय हो ही चुका है। बाकी चुनावी राज्यों में भी हालत कुछ खास नजर नहीं आ रही है। तो क्या यह समझा जाए कि बीजेपी की जड़ें कमजोर हो रही हैं? बीजेपी की जड़ की बात करें, लेकिन उससे पहले जो मैं भी आपसे कह रहा था कि राहुल गांधी जब कल पहुंचे जम्मू पहुंचे लखनपुर, तो उन्होंने जो भाषण दिया, वहां 2 भाषण हुए। कल शाम को हम लोगों ने सुना भी था। पहला भाषण वहां उनका स्वागत करने आए फारूक अब्दुल्ला ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ, उन्होंने दिया था, और दूसरा भाषण राहुल गांधी ने दिया था। फारूक अब्दुल्ला ने जो भाषण दिया था वो भी एक बार सुनते हैं, और उसके बाद राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, उस भाषण में कैसे कह रहे हैं कि मैं अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा हूं, वो भी सुनेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला राहुल गांधी को लेकर के क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए जरा। अगर हम इकट्ठे नहीं रहे और बट गए कि भारत को जोड़े, और इंशाअल्लाह भारत को जोड़ के ही छोड़ोगे, मुझे पूरा यकीन है। और मैं अपनी आंखों से, इससे पहले कि मैं जाऊं, राहुल, मैं देखना चाहता हूं उस गांधी के हिंदुस्तान को जिसमें हम इज्जत से रह सके, इज्जत से चल सके, इज्जत से हमारी माएं बहनें भाई चल सके, और हम उस भारत को बनाएं जो सबका भारत हो, मजबूत भारत हो। मेरे साथ जोर से नारा मारिए, जय हिंद। हाथ उठा के जय हिंद, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आप सुन भी रहे थे, अभी वो लगा रहे थे। ये कल शाम, और कल ही शाम को इसी मंच से राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस चीज को हम क्यों दिखा रहे हैं ये बाद में हम समझेंगे, लेकिन आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर से अपना रिश्ता कश्मीर से कैसे जोड़ रहे हैं और क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए जरा। हमारा जम्मू कश्मीर में स्वागत किया। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं अभी यहां जैसे आ रहा था, चल के आ रहा था, मैं सोच रहा था कि कन्याकुमारी से चला हूं, पूरा हिंदुस्तान, साउथ से नॉर्थ हम चले हैं, 3000
500 किलोमीटर हो गए। और मैं सोच रहा था, ऐसे ही कुछ साल पहले मेरा जो परिवार जम्मू कश्मीर में रहता था, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की ओर आया हूं, वैसे ही मेरा परिवार जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश गया होगा। और मैं सोच रहा था, देखो मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। मैं अपने घर वापस जा रहा हूं और जिस धरती से मेरा परिवार आया, उस धरती की ओर मैं वापस पैदल जा रहा हूं। तो जब व्यक्ति जड़ की ओर जाता है, उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, राइट? अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में। तो अगले 9 दिन मैं यहां आपसे सीखने आया हूं। मैं आपको कुछ बताने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने कितना दुख सहा है, मैं समझता हूं। और सबको चोट लगी है, सबने दुख सहा है, सबने दुख देखा है। और मैं सर झुकाकर आपकी जमीन में आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, गरीब हो, अमीर हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, आप इस देश के हो। और जो मैंने पूरा, तो जहां के भी हो, देश के हो, और ये राहुल गांधी का भाषण सुन रहे थे। राहुल गांधी का ये कल का भाषण है। कल शाम को जब जम्मू पहुंचे राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर में उनका प्रवेश हुआ लखनपुर, आज वहां से राहुल गांधी की यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ी और कठुआ पहुंची। लेकिन सुबह बारिश तेज हो रही थी और उस बारिश के रुकने का इंतजार इन लोगों ने किया, और उसके बाद फिर भी बारिश नहीं रुकी तो फिर रेन कोट में राहुल गांधी नजर आए, नए लुक में। जरा इस तस्वीर को देखिए। और राहुल गांधी के साथ साथ आपको इस तस्वीर में संजय राउत भी दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत जो हैं, आप जानते हैं कि सामना के एडिटर हैं और शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं, सांसद भी हैं लोकसभा में। और उसके अलावा आप जानते, ये संजय राउत और इनको देख रहे हैं आप, राहुल गांधी को। राहुल गांधी की आज बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग लोगों से मुलाकात की भी आई हैं। उनमें से एक बाना सिंह, आप शायद जानते होंगे ये नाम, परमवीर चक्र उनको मिला था 1988 में। सियाचिन ग्लेशियर में उन्होंने जांबाजी का जो कारनामा दिखाया था उसके लिए, और उनके साथ भी मुलाकात उनकी हुई राहुल गांधी की। और अब ये यात्रा कल नहीं है, लेकिन परसों फिर से यात्रा है। कल एक दिन का रेस्ट है। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर में लोगों को यह लगा कि राहुल गांधी शायद टी शर्ट के ऊपर इन्होंने अब जैकेट डाल लिया है, लेकिन ये रेनकोट है। और थोड़ी देर बाद राहुल गांधी इस रेनकोट को उतारते हुए नजर आए। जरा उस तस्वीर को भी ले आइए। जैसे राहुल, ये देखिए, ये तस्वीर, आप इस विजुअल को देखिए, जहां राहुल गांधी ने रेनकोट को उतार करके अपने सहयोगियों को दे दिया और फिर से वो टी शर्ट में आ गए। लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर, और वहां राहुल गांधी टी शर्ट में, और बारिश का मौसम तो है ही। तो ये एक अलग वानगी राहुल गांधी की दिखाई देती है। लेकिन ये सब हम क्यों दिखा रहे हैं?
ये आप जरूर पूछना चाहेंगे। सोशल मीडिया पे दरअसल ये तस्वीर खूब छाई हुई है और साथ साथ बारिश के खत्म होने के बाद जब सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी नजर आए तो राहुल गांधी के चाहने वाले लोगों ने काफी मजाक करना शुरू किया इस अंदाज में कि अब ट्रोल आर्मी क्या करेंगी, क्योंकि ट्रोल आर्मी के लोग जो हैं वो लग गए थे कि ये खोजने में कि हाँ आखिर फाइनली इन्होंने टी शर्ट के ऊपर जैकेट डाल लिया है, ये जैकेट कितने रुपए का है। तो जाहिर है दूसरी तरफ कि राहुल गांधी ने ठान लिया है, जो भी ठाना है वो उसे पूरा करके दिखाते हैं और वही दिखा रहे हैं कि मुझे टी शर्ट में ही रहना है। टी शर्ट राहुल गांधी पहने या उसके ऊपर जैकेट पहने, मामला जो है या ये नहीं है, यहाँ कुछ और है। और वो समझे हम कि यहाँ जंतर मंतर पर जब महिलाएं लड़कियां बैठी हुई हैं, रेसलर्स बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ यानी दिल्ली जंतर मंतर की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ अलग अलग तबकों से और अलग अलग जगहों पे बीजेपी की जड़ें कमजोर होने की खबरें आ रही हैं और इधर राहुल गांधी अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। तो ये क्या इस यात्रा का इसमें कोई असर है? आज आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में 2 साथी, डॉक्टर अखिल, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं अखिल स्वामी जी आप। और हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं सीधे देहरादून से। मीनू जी आपका स्वागत है। हमारे साथ उधर प्रयागराज से जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी सुनील शुक्ला जी, और उधर मुंबई से जुड़े हुए हैं हमारे साथी धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, संजय राउत जी इधर कश्मीर में और आप उधर मुंबई में। संजय राउत के साथ आप काम कर चुके हैं, इसलिए आपसे समझना भी जरूरी है कि ये क्या मायने रखता है सामना से लेकर के, और इधर का जो सामना है यानी पॉलिटिकल सामना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका, 5 का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम में बने रहिए और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के आगे बीजेपी पस्त हो गई है, क्यों पस्त हो रही है, यही निचोड़ हम निकालने की कोशिश करेंगे इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। सबसे पहले प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास ही आना चाहता हूं। कल राहुल गांधी का जो भाषण अभी आपने सुना, जिसमें वो अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन जब वो जड़ों की तरफ लौट रहा हूं कह रहे हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? पॉलिटिकल मायने तो बहुत निकलते हैं, जिसका थोड़ा सा जिक्र मैंने किया है। आप किस रूप में देखते हैं? कि मैं अपने मूल की तरफ लौट रहा हूं, और भारतवर्ष का मूल क्या है? भारतवर्ष का मूल है एकता, सद्भाव और समभाव। आपने जिक्र किया जो बच्चियां, जो बेटे और बेटियां जंतर मंतर में बैठे हैं, आप जरा इमेजिन कीजिए, ये अल के अंदर, देश के अंदर जो पराभव हुआ है, जो गिरावट आई है, पहले ये धार्मिक रूप से बांटते थे, अब ये जातीय रूप से देश को बांटने लगे हैं। अगर आपने व्हाट्सएप और फेसबुक की जो नोटिंग्स हैं और जो पोस्ट हैं उनका अध्ययन करें, ये उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा की लड़ाई इसको बना रहे हैं। ये इसको बना रहे हैं जाट वर्सेस छत्री की लड़ाई बना रहे हैं। आप फेसबुक की पोस्ट देखें, आप व्हाट्सएप की पोस्ट देखें। वास्तविकता में ये जो बच्चे बैठे हैं, ये जो बेटियां बैठी हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैं 70 साल की मेरी उम्र है, मैं शिक्षक हूं, मेरा दिल द्रवित होता है इन बच्चियों को देखकर। ये वो बच्चियां हैं जो गरीब घर और निर्धन परिवार और मजदूर परिवारों से आई हैं। ये संघर्ष करके आई हैं, ये अपने घर से भी संघर्ष करके आई हैं, ये अपने समाज से भी संघर्ष करके आई हैं, और इन्होंने देश की पताका को पूरे विश्व में फहराया है। इन्होंने मेरे जैसे आदमी का सीना चौड़ा किया है, मेरे मस्तक को ऊंचा किया है, और ये तिरंगे को लेकर पूरे विश्व के कोने में घूमी है। और जब ये भारतवर्ष में आई थी, किस प्रकार का सम्मान इनको मिला था। ये आरोप लगा रही हैं, और इनके ऊपर ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है भारतवर्ष के अंदर जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, ये इन पर दोषारोपण कर रहा है। ठंड में ये बच्चे बैठे हैं, ये लड़के लड़कियां बैठे हैं। हमारी सहानुभूति इन बच्चों के साथ होनी चाहिए जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया। लेकिन राजनीतिक परिवेश में एक मंत्री, एक जो अध्यक्ष है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और 7 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो ये दुस्साहस कर सकता है कि अगर मैं मुंह खोलूंगा तो बड़े बड़े चपेटे में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो आरोप है वो सही है। दूसरी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि जो है ये राजनीतिक रूप
इससे प्रेरित है और एक मंत्री जी ने यह स्टेटमेंट दिया, ये हुड्डा जी ने कराया है, एक ही कौम के लोग हैं, एक ही समाज के लोग हैं और एक ही प्रदेश के लोग हैं। हमारे देश को हिंदू मुस्लिम ईसाई में बांटने के बाद अब राजपूतों और जाटों में मत बांटो। राजपूत भी देश की एक बहादुर कौम है और जाट भी इस देश के बहादुर कौम है। अगर देश की सेना में देखा जाएगा, जाटों की और राजपूतों की बड़ी संख्या है और ये मिलजुल कर भाइयों की तरह रहते हैं। हिंदुओं को मत बांटो, हिंदू मुसलमान में बांटने के बाद अब हिंदुओं को मत बांटो, हमको एकजुट रहने। देश की बेटियां अगर कह रही हैं तो एक जांच आयोग तुरंत बैठाओ, 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज इसकी जांच करें और अगर इसमें सच्चाई है तो उस आदमी के पद से नहीं, उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी इस्तीफा दो और उसको जेल के अंदर भेजो। और अगर ये बच्चे गलत कह रहे हैं तो इन पे एक्शन लो। लेकिन इन बच्चों को, इस एक बेटी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से 1.25 साल पहले ये शिकायत की थी, मेरे जान को खतरा है, और प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि तुम मेरी बेटी के समान हो, मेरे परिवार की हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसे रक्षा हो रही है। वो लखीमपुर खीरी का आदमी जो है वो भी सुरक्षित है, उन्नाव का आदमी भी सुरक्षित है, चिन्मयानंद भी सुरक्षित हैं और ये हमारे जो ब्रजभूषण सिंह है ये भी सुरक्षित हैं। तो बच्चे बच्चियां जो कुचले जाते हैं जीपों के बीच में, जिन लड़कियों के साथ इस सरकार का अत्याचार, उनकी आवाज बिल्कुल नकार खाने में तूती के समान होती है। ये भारतवर्ष की छवि पूरे विश्व में क्या बन रही है। तो ये जो टूटने की प्रक्रिया है, ये जो देश को तोड़ने की प्रक्रिया है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो काम कर रहा है, जब राहुल गांधी, मैं अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा हूं, क्योंकि हमारी देश की जड़ वो है प्रेम सद्भाव की, वो है महात्मा गांधी और बुद्ध और महावीर की, वो है गुरु नानक की। ये गोडसे और सावरकर का देश नहीं है, ये गांधी और बुद्ध वीर का देश है। ये गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजीव जी बिल्कुल, और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो जोड़ने वाली बात है, एक तरफ तोड़ने वाली, एक तरफ जोड़ने वाली। राहुल गांधी की ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के नाम से चल रही है, यानी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा लेकर कन्याकुमारी से निकली और अब कश्मीर पहुंच चुकी है, कश्मीर में प्रवेश हो चुका है और आज कठुआ तक ये यात्रा पहुंच चुकी है। कल विश्राम का दिन है और परसों से यात्रा फिर से शुरू होगी। लेकिन उससे पहले दिल्ली में जो कुछ चल रहा है उस पर भी नजरें हैं और उसी के बारे में बता रहे थे अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि जंतर मंतर पर जो बच्चियां हैं और रेसलर्स जो कुश्ती महासंघ के बच्चे हैं, जो भारत का नाम, देश का नाम एक नहीं कई बार ऊंचा कर चुके हैं, गौरव देश, और हम लोग सुन करके गौरवान्वित होते हैं। और उनके साथ जो कुछ हो रहा है और वहां भी बांटने वाली बात, तोड़ने वाली बात साफ दिखाई दे रही है अगर उसके तह में आप जाएंगे तो। ये सब अभी बता रहे थे प्रोफेसर स्वामी। लेकिन साथ साथ जहां जोड़ने वाली बात है और वहां देश कैसे जुड़ रहा है, राजनीतिक दल कैसे जुड़ रहे हैं और कैसे राहुल गांधी भी लोगों से जुड़ रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। और उसी की तरफ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास। पहले धनंजय जी, संजय राउत भी आज वहां थे और शिवसेना के बारे में कहा जाता है एक हालांकि बहुत मजबूत गठबंधन शिवसेना और कांग्रेस का नहीं माना जाता है। लेकिन आज जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, जो ये विजुअल्स आपने हम और आप देख रहे हैं, ये विजुअल क्या कहते हैं? संजय राउत का कश्मीर पहुंचना और इस बारिश में राहुल गांधी के साथ चलना क्या कुछ कहता है? क्या आने वाले समय में हम राजनीतिक तौर पर जो तस्वीर है वो और मजबूत होते हुए देखेंगे, कई दलों को और भी आते हुए देखेंगे? किस रूप में आप देखते हैं इसको? मुंबई बैठे हैं आप, इसलिए भी समझना चाहता हूं। बिल्कुल, संजय राउत जो है वो, उनके साथ हमने काम ऐसे किया था कि वो मराठी में थे, हम हिंदी में, और संजय निरुपम दोनों हिंदी अखबार निकाल रहे थे। संजय निरुपम और संजय राउत दोनों जनसत्ता में जब थे, लोकसत्ता में थे संजय राउत, तब वो दोनों दोस्त थे। हाँ, हम लोग का मिलना जुलना होता ही था। तो संजय राउत वहां गए हैं तो जाहिर है शिवसेना उनके साथ है, ये जताने भी गए हैं, ये बताने भी गए हैं। और शिवसेना यहाँ पे महाविकास आघाड़ी गठबंधन में है और ये गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन है। जिस तरह से बीजेपी ने शिवसेना के साथ धोखा किया, बेसिकली शिवसेना किया नहीं, शिवसेना धोखा करने वाली पार्टी है नहीं। बाला साहब एक बड़े ही जो है, ठीक है, उनकी छवि जो है एक कट्टर हिंदू की रही या कहिए कि एक तानाशाह व्यक्ति जैसे रही, लेकिन बाला साहब को मैं पर्सनली जानता रहा, इसलिए मैं कभी उनको तानाशाह के तौर पे नहीं लिया। मुझे लगा बहुत संवेदनशील व्यक्ति।
और पार्टी चलाने के लिए, राजनीति करने के लिए कई चीजें करनी पड़ती है। हो सकता है बाला साहब की छवि उस तरह से होगी, लेकिन बाला साहब जो बोलते थे वो जिससे जब बाबरी मस्जिद को जब ढहाया गया तो ये जो धोखाधड़ी लोग तो भाग गए थे। इन्होंने तो कहा था कि हमने तोड़ा ही नहीं पर दिया है। सारे बीजेपी धुरंधर नेता थे, आज जो महामानव बने हुए मोदी जी वो भी सामने नहीं आए थे कि हम ही तोड़े हैं मस्जिद, बोलते नाम इनका ज्यादा हो जाता उस वक्त। वैसे समय में बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हाँ हमारे शिव सैनिकों ने जो ढांचा है उसको ढहाया। तो ये हिम्मत रखने वाले शिवसेना के लोग हैं। और मोदी को खुद मैं बताऊं, मोदी जी को बचाने में बाला साहब ठाकरे का बड़ा योगदान था। एकदम तय कर लिया था वाजपेयी जी ने कि मोदी को वहां से मुख्यमंत्री पद से हटाना है, लेकिन शिवसेना के जो बाला साहब ठाकरे उस समय थे उन्होंने लगभग वीटो लगा दिया था कि अगर आप उसको हटाओगे मोदी को तो गुजरात आपके हाथ से चला जाएगा। ये मैं जो सच है वो बता रहा हूं, आपके सामने रख रहा हूं। मान लीजिए कि मोदी को बचाए रखने में बाला साहब ठाकरे की बड़ी जबरदस्त भूमिका रही, लेकिन मोदी जी ने उस बाला साहब ठाकरे या शिवसेना के साथ क्या किया ये बहुत बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसके बावजूद शिवसेना को, बाला साहब ठाकरे की पार्टी को, जो अब उद्धव ठाकरे जो जिसको लीड कर रहे हैं वो भी आते हैं, वो धराशायी नहीं कर पाए। ठीक है, उन्होंने विधायकों को तोड़ दिया और सांसदों को तोड़ दिया, वो ईडी का नोटिस दे करके या ईडी का करके या पैसे दे करके या सत्ता का लालच दे करके, जैसे भी कर सकते हैं। और शिवसेना को तोड़ने की तमाम कोशिशें इसलिए की कि उसको, उन लोगों को लगा कि उद्धव ठाकरे हमारे सामने जो है सेवक के तौर पे या यशमैन के तौर पे काम नहीं करेगा। उद्धव ठाकरे यशमैन के तौर पे काम नहीं कर सकते। इसलिए जो घटनाक्रम हुआ उसमें अब अगर ये कोई सोच रहा है, जिससे अक्सर नीतीश कुमार को लेकर के संदेह व्यक्त करते रहते हैं लोग कि पता नहीं कब वो बीजेपी के साथ चले जाए। हालांकि मैं नहीं मानता वो अब जाने वाले हैं क्योंकि आखिरी पारी खेल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले हैं, ये मैं कहूंगा। वो कांग्रेस के साथ जो है निभाएंगे, क्योंकि एनसीपी के साथ क्या संबंध होता है वो दूसरी बात है, लेकिन कांग्रेस के साथ मुझे लगता है एक मजबूत संबंध बनेगा, क्योंकि आदित्य ठाकरे जो है वो उस तरीके के व्यक्ति नहीं है। क्योंकि अब तो लीड जो है, भले अभी उद्धव ठाकरे जी का नाम आ रहा है, लेकिन जिस तरह से पार्टी बढ़ा रहे हैं वो आदित्य ठाकरे बढ़ा रहे हैं पार्टी। तो आदित्य ठाकरे जो है अपने दादाजी जो प्रबोधनकार ठाकरे थे, प्रबोधनकार ठाकरे जो थे वो गांधी जी के आंदोलन के समर्थक थे, एक समाज सुधारक थे वो व्यक्ति। तो सबके प्रति उनके सद्भाव थे। तो वो जो है, तो वो रूप वापस शिवसेना ने लिया है। और शिवसेना का मतलब अब देखा होगा, पिछले दिनों आदित्य ठाकरे खुद बिहार गए थे, वो मिलने गए थे नीतीश कुमार से और तेजस्वी से। वो मिलने इसलिए गए थे कि उनको लग रहा है कि जो है ये पार्टी जो है अब सिर्फ मराठीवाद के नाम पे नहीं जा सकती। हालांकि ये बाला साहब ठाकरे ने भी देख लिया था, इसलिए हिंदी अखबार शुरू किया था और हम लोग वहां गए थे। बिहार के लड़के हम लोग थे जिन्होंने उनके अखबार का हिंदी संस्करण संभाला था। तो ये जो है जो संजय राउत गए हैं वो एकदम पूरे देश को एक ठोस मैसेज दे रहे हैं कि शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं है, शिवसेना कांग्रेस के साथ है। और इसलिए भी समझिए कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी नहीं है, कांग्रेस मुस्लिम परस्त नहीं है, कांग्रेस भारत का जो सोच है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, कांग्रेस उसके साथ है। भारत में जो भी जन्म लिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, आदिवासी हो, दलित हो, सब भारत के नागरिक हैं। और हम भारत के लोग, जो संविधान में कहा गया है आज से 70 साल पहले, 72 साल पहले, वही है। कांग्रेस उसी को लीड करती। तो ये जो भ्रम फैलाने का काम इन्होंने 90 सालों 98 सालों में किया है कि कांग्रेस पार्टी या गांधी या नेहरू या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी मुस्लिम परस्त है, बेसिकली ये झूठा आरोप है, ढोंग है। उनकी कोई जात नहीं है, उनकी एक जात है, भारतीय है। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो भारतीय है। लेकिन तो ये मुझे लगता है शिवसेना के जो प्रवक्ता है या कई लोग कहते हैं कि वो नेक्स्ट टू उद्धव ठाकरे हैं, तो उनका जाना ये साबित करता है कि शिवसेना बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है कांग्रेस के साथ। अब आपको एक और बात कर दूं कि राहुल के आगे बीजेपी पस्त, मैं बोलूंगा हो गई है इनको दस्त, है ना। इनको दस्त इसलिए हो रही है कि इनको जो है कुछ सूझ नहीं रहा। और जो भाषण दिया है
अब्दुल्ला साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने राहुल के सामने, राहुल गांधी मंच पर बैठे थे और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे तक लगाए। तो आप ये भी समझिए कि जो अब्दुल्ला साहब के पिताजी शेख अब्दुल्ला जी का जो रिलेशन था नेहरू से जुड़ने का, नेहरू से जिस तरह के संबंध थे उनके, बेहद पारिवारिक, एक राजनैतिक संबंध में ये भी लोगों ने देखा कि नेहरू ने ही उनको जेल के अंदर बंद करा दिया। पारिवारिक संबंध के तौर पे ये देखा कि केयर टेकर भी बन कर रहे नेहरू खुद फारूक अब्दुल्ला की। तो जो ये कहा, जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा है, वो दो मकसद से कहा। एक तो उनके पिताजी जो शेख अब्दुल्ला थे उस जमाने में भी वो भारत को पसंद करते थे, भारत की धर्मनिरपेक्षता के साथ, और वो मुस्लिम परस्त राजनीति नहीं कर रहे। शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला हो या अमर अब्दुल्ला के साथ इन्होंने सरकार बनाई। तो इस तरह से ये जो बीजेपी का जो पूरा का पूरा प्रकरण है कि वो एक धर्मनिरपेक्षता की छवि को बदनाम करने का जो काम कर रही है, अब समझिए कौन सी अच्छी छवि को बीजेपी ने बर्बाद नहीं किया है। चाहे वो नेहरू की बात हो, गांधी की बात हो, इस भारत के धर्मनिरपेक्षता संविधान की बात हो, या हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, या राहुल गांधी की छवि की बात, या अब समझ लीजिए वो लड़कियां जो धरने पे बैठी हैं क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है। मुख्यमंत्री खट्टर उसका विरोध कर चुके और इनकी नियति देखिए ये क्या है। बीजेपी के लोग मूलतः, ज्यादातर लोग, सबको तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हर जगह हर तरह के लोग हैं, लेकिन उनके जो विचारधारा है वो सामंतवादी विचारधारा है। ये जो आरएसएस प्रमुख होते हैं अक्सर कई बार इस बात का इजहार करते रहते हैं कि स्त्री का रूप उनके लिए माँ का तौर पे है। स्त्री ममतामयी माँ हो, बेटी आज्ञाकारी हो, पत्नी पतिव्रता हो, स्त्री का यही, स्त्री का कोई स्वतंत्र वजूद एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और देवी भी अगर किसी को मानते हैं, पूजा करते हैं, तो इसलिए मानते कि माँ है, वो स्त्री के तौर पे क्यों नहीं महसूस करते। प्रकृति ने माँ नहीं बनाया, प्रकृति ने उसे स्त्री बनाया है। और ये जो ब्रजभूषण सिंह ने किया है या नहीं किया है मैं इस पे नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस देश में जो ताकतवर व्यक्ति है वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है और लड़कियों को इस्तेमाल करता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जो भी सामंतवादी व्यक्ति है वो सत्ता में आने के बाद लड़कियों का इस्तेमाल करता है, चाहे दबाव देके करे, लालच देके करे, जबरदस्ती करे, या किसी पद का या किसी इसका लालच देकर के करे, वो करता है। इससे 99% मैं बताऊं, 1-8% हो सकता है सामंतवादी व्यक्ति हो जो स्त्री के प्रति अलग नजरिया रखता हो, लेकिन स्त्री के प्रति नजरिया जो सामंतवादी व्यक्तियों का है वो नजरिया यही है कि स्त्री जो है भोगने की वस्तु है, स्त्री बिस्तर के लिए है, और उसके बाद जो उसकी भूमिका है वो सेविका के तौर पे है। वो खाना बनाए, वो बच्चे पाले, वो माता पिता की सेवा करे। यही जो भारतीय संस्कृति के नाम पे जो गीत गाते हैं उसमें स्त्रियों को लोगों ने इसी तरह से परिभाषित कर दिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीता को हम इस तरह से नहीं देखते, सावित्री को भी इस तरह से हम नहीं देखते, या ऐसी ढेर सारी स्त्रियां हमारे समाज में, हमारे इतिहास में, हमारी आख्यानों में। लेकिन जो ये जो सामंतवादी स्वभाव के जो लोग हैं उन लोगों ने स्त्रियों की इतनी ही परिभाषा रखी। स्त्री वो इसलिए जब माँ नहीं बनती है तो उसको बांझ कह के प्रताड़ित करते। जिस लड़की की शादी नहीं होती है उसको आप क्या नहीं समझते, विधवा स्त्रियों के साथ क्या नहीं हुआ इस देश में, किसी से छुपा नहीं है। तो ये जो जिसको संस्कृति के तौर पे ये बड़ा गर्व से कहते हैं, गर्व करो कि हम फलाना है, वो बड़ा चिंता का विषय है और इसमें जो है सुधार होने की जरूरत है, करने की जरूरत है। और मुझे लगता है राहुल गांधी जब एक लाइन और बोलूं, राहुल गांधी जो मूल की तरफ लौटने की बात कर रहा है तो मैं उसका दो अर्थ निकालता हूँ, डबल मीनिंग में देखता हूँ। एक तो ये है कि नेहरू जो है कश्मीरी थे, इसलिए भी शायद कह रहे हो कि कश्मीर पहुंचे हैं वो। दूसरा ये भी है कि जो स्वामी जी ने कहा कि ये जो है भारत का मूल क्या है, भारत का मूल है विविधता में एकता। हम अलग अलग संप्रदाय, जाति, धर्म के लोग हैं, लेकिन हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं। और ये संविधान हमें अधिकार देता है कि हम भारत के लोग इस भारतवर्ष के मालिक हैं। ये जो कुछ 5 किलो अनाज देकर के महान बन रहे हैं और 80 करोड़ जनता को इन्होंने क्या बना दिया, भिखारी बना दिया। भारत की वो जनता जो 80 करोड़ जिनको आप कह रहे हैं कि फ्री में अनाज दे रहे हैं, वो फ्री में अनाज नहीं दे रहे हैं, उनका हक है। भारत पे उसका भी उतना ही अधिकार है जितना अंबानी या अडानी जी का है। ये समझने की बात है। राहुल गांधी अगर इसको समझाते हैं और समझ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है इसके भरोसे देश का भविष्य अच्छा है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की जो ये पदयात्रा है इसके क्या मायने हैं
और जो कुछ देश में चल रहा है दोस्तों, उसके साथ साथ इस पदयात्रा को कैसे देखा जाए, यही समझने की कोशिश कर रहा हूं इस पूरे कार्यक्रम के जरिए। और राजनीतिक तौर पे या हेडिंग के नाम पे बाकी कुछ भी लिखा जाए, कुछ भी कहा जाए, लेकिन एक बहुत ही बारीक सी लाइन यहां जो राहुल गांधी ने, एक लंबी और मोटी लाइन उन्होंने तो खींच ही दी है पदयात्रा करके, क्योंकि शंकराचार्य के बाद दूसरे ये हो गए हैं जो कल बोल भी रहे थे फारूक अब्दुल्ला साहब की कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचने वाले ये दूसरे ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो आए हैं, यानी राहुल गांधी। लेकिन दूसरी तरफ क्या राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है और जो बात वो रख रहे हैं, वो जिस भी रूप में रखें, उसका असर हमारे समाज पर पड़ रहा है। क्या जो लड़कियां बैठी हुई हैं जंतर मंतर पर अपने ही इसके ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, क्या उनमें भी ये ताकत वहीं से आई है? कल भी हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा जो सत्तारूढ़ दल है, वो एक तरफ बहुत ज्यादा हठीपन उसमें है, यानी हठ है, एक न करने की, हम जहां हैं वही करते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो सामंतवादी बात कर रहे थे हमारे साथी धनंजय कुमार जी, कि हमारे पास सत्ता है और सत्ता का जो मूल चरित्र है वो सत्ताधारी दल अभी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या एक लचीलापन जो जनता में है, वोट देने जब जनता जाती है तो वो उसमें लचीलापन ये होता है कि उसको लगता है कि नहीं, इस बार इस आदमी को वोट दे दो, इस पार्टी को वोट दे दो, ये आदमी अच्छा है या ये पार्टी अच्छा काम करेगी, ये लचीलापन होता है और यही फंस जाती है जनता कई बार। तो एक द्वंद्व है, इस द्वंद्व को हम निकालने की और राहुल गांधी के संघर्ष में से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आना चाहता हूं मीनू जी, थोड़ा सा भारी भारी बातें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन यहां ये जरूर समझना चाहेंगे, सुबह सुबह राहुल गांधी जब दिखे काले जैकेट में तो आप भी बहुत उत्साहित थी, आपने भी ट्वीट किया और बहुत सारे लोग सब बहुत खुश थे कि देखो राहुल गांधी कम से कम इतना तो है कि अपने ऊपर उन्होंने जैकेट तो ले लिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो विजुअल हम लोग देख रहे थे, जरा उस तस्वीर को ले आइए फिर से, जब राहुल गांधी उस जैकेट को, दरअसल वो जैकेट नहीं बल्कि रेनकोट है, उसको उतार करके और थमाते हैं अपने सहयोगियों को, और उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं उसी टी शर्ट में, क्या ये राहुल गांधी का हठ है मीनू जी, या राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तपस्या कर रहा हूं और ये तपस्या है? भारत तपस्वियों का देश है, राहुल गांधी भी कहते हैं, और सबसे बड़े तपस्वी शिव जी थे, ये भी राहुल गांधी कहते हैं। तो क्या यहां से हम उस तपस्या को की तरफ अगर देखें, और उस तपस्या में मैं उस धार्मिक रूप में नहीं जाना चाहता, मैं रिलीजियस टोन नहीं दे रहा हूं यहां पे, मैं यहां सियासी टोन देने की कोशिश कर रहा हूं, जो तपस्या, क्योंकि सियासत भी एक तपस्या है, और जिस कुर्सी पर आज मोदी जी बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके दो रूप हो सकते हैं, एक रूप मोदी जी ने जिस रूप के हिसाब से जहां तक पहुंचे हैं, दूसरा रूप राहुल गांधी जिस हिसाब से चल रहे हैं। हालांकि मंजिल जो है वो साफ दिखाई दे रही है कि क्या है। ये मैं राहुल गांधी इस तरफ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते इस चीज को समझ सकता हूं, एक पत्रकार होने के नाते समझ सकता हूं, और एक विशफुल थिंकिंग भी हो सकती है कि हाँ उस कुर्सी तक पहुंचे, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं। उस हिसाब से भी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये सचमुच कश्मीर में आकर के, कश्मीर की धरती में आकर के राहुल गांधी की ओरिजिनल तपस्या जो है वो दिखाई आज दे दी? देखिए राजीव जी, मैं इसको राहुल गांधी की जिद नहीं मान रही हूँ। जिद क्योंकि वो पहले कई बार कह चुके हैं कि मैं जब ठंड लगेगी पहन लूंगा, और आप देखिए कि अभी उन्होंने, आपका एक विजुअल और चल रहा है उसमें वो जो लोकल किसी ग्रुप से बात कर रहे हैं, उन्होंने शॉल ओढ़ी हुई है, पश्मीना या कुछ ऐसा बारीक सी शॉल ओढ़ी हुई है उन्होंने, और जिसमें वो किसी परेशान महिला को ऐसा उन्होंने थोड़ा उसको दिलासा दिया। तो ऐसा नहीं है, उनको ठंड लगेगी तो पहन लेंगे और नहीं लगेगी तो नहीं पहनेंगे। और रही बात ये सफेद ब्लैक, ये जो सुबह जैकेट पहना है इन्होंने, तो जब तक राहुल गांधी ने वो उतारा नहीं था तो कांग्रेसी भी डाउट में थे कि ये है क्या। देखिए आजकल के टाइम में बड़े जरूर, ये देखिए ये जो फोटो है,
ये आज का फोटो है, शॉल ओढ़ रखी है उन्होंने। तो इसमें एक गलती कांग्रेसियों की, भाई हम अपनी तरफ से हम क्यों महामानव बनाने में लगे हुए हैं? एक महामानव बहुत है देश के अंदर। अब राहुल गांधी इंसान है और वो खुद कह रहे हैं कि जब ठंड लगेगी मैं पहन लूंगा। तो जब कांग्रेसियों को ये जब उन्होंने उतारा तो मालूम पड़ा कि ये रेन कोट है। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि यही मालूम नहीं पड़ता है कि ये कपड़ा गर्म है कि ठंडा है। आजकल वो डेकैथलॉन की जो जैकेट्स आ रही है वो क्या कितनी बारीक सी जैकेट्स हैं और कितनी वार्म देती हैं वो। तो वो उसी तरह की चीज वो देखने में दिखाई दी थी और मुझे लगा कि बड़ा अच्छा लगा। हमें भी, हम बहुत चिंतित है क्योंकि उनके उसको लेके कि बहुत ठंडा है। तो हमें भी महामानव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनको लगेगी ठंड तो वो पहन लेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं पहन लेंगे। उससे ज्यादा आप बीजेपी के स्तर पे क्यों उतर रहे हैं? आपको जवाब ही नहीं देना चाहिए था उनका जो उन्होंने किया। उन्होंने बीजेपी वालों ने तो अपनी स्थिति ये बना ली है कि हाथी चले बाजार और फलाने भौंके हजार। तो वो उस तरीके से हाथी चला जा रहा है अपनी मस्त चाल से, कन्याकुमारी से यहां तक पहुंच गया है कश्मीर, वो अपना भौंक रहे हैं। तो आप उनको बोलने दीजिए, आप उसका जवाब ही मत दीजिए। जो राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, जो आज कश्मीर पहुंचे, जो आपने फारूक अब्दुल्ला की बात किया, आप उसमें देखिए, उसमें उनके जो भाषण है उसमें कई सारी बातें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट भाषण है। वो जिस वक्त उन्होंने राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगाया वो कश्मीरी आवाम की बेबसी को रिप्रेजेंट करता है कि एक 80 से भी ऊपर वर्ष का एक इतना बड़ा राजनीतिज्ञ, एक देश राज्य का मुख्यमंत्री रहा और इतना उम्र दराज, और वो कश्मीर की धरती पे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं राहुल गांधी की तरफ कि वो कश्मीर से, कन्याकुमारी से चल के यहाँ आया है तो अब कश्मीर के लिए वो कुछ करेगा आवाम के लिए। जो क्योंकि राहुल गांधी की इस यात्रा का आज एक इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने बताया कि आज कश्मीरी पंडितों का एक ग्रुप मिलेगा उनसे, इस यात्रा के दौरान मिलेगा, 9 दिन है वो। कश्मीरी पंडितों के किसी ग्रुप का राहुल गांधी से मिलना छोटी बात नहीं है। कश्मीरी पंडितों का नुमाइंदा खुद को कौन समझता है? बीजेपी, कि हम है अकेले उनके खैरख्वाह। लेकिन यहां वो उनको खैरख्वाह ना मान के वो राहुल गांधी के पास जा रहे हैं। तो कोई इसमें ये तो एक बहुत बड़ी, पता नहीं उस मीटिंग में क्या चीज निकल के आएगी। ये बीजेपी की परेशानी का सबब ये है, असल में तो प्रॉब्लम ये हो रही है उनको, ये लाल चौक और जैकेट और रेनकोट, ये सब चीजें तो इनको, क्योंकि इनको बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं, इनकी बौद्धिकता तो खत्म हो चुकी है। तो इनको इन्हीं चीजों में अपनी वो दिखाई देता है कि हम बुद्धि विलास कर रहे हैं अगर हम रेनकोट के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। वो ये नहीं जानते कि आप उसमें बच्चों वाली बातें आप कर रहे हैं। किस स्थिति में आप इतने घबराए हुए हैं राहुल गांधी से? देखिए, इनको उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि राहुल गांधी नंबर 1 तो कश्मीर पहुंच जाएंगे, और कश्मीर पहुंच जाएंगे और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, वो सब आ जाएंगे और फारूक अब्दुल्ला खड़े होके उनको गुहार लगा रहे हैं एक तरीके से। आप टोन देखिए, इतने बड़े नेता का राहुल गांधी जिंदाबाद कहना किस चीज, बहुत बड़ी कोई बात का सूचक है। वो कश्मीर की आवाम की जो बेबसी नीचे सतह के नीचे उबल रही है उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसको आवाज लगाई है उन्होंने राहुल गांधी को कि मदद करो। और ये चीजें जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, वहां पे बहुत इंटेलेक्चुअल्स, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पहुंच चुकी हैं। आपने कुछ तो उसमें दिखाई दे रही हैं, उसमें विजुअल्स में दिखाई दे रही हैं, बाकी कुछ और जो पहुंच चुकी हैं, वहां बहुत कुछ होने वाला है। इस वजह से बीजेपी घबराई हुई है कि क्योंकि जिस वजह से इन्होंने सारा इतना प्रपंच रचा कश्मीर का, उसमें से हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। ये कह रहे इतने करोड़ों का, अरबों रुपए का वहां इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आपको याद होगा कि वाइब्रेंट कश्मीर और ये सब करेंगे, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ वहां पे। तो वो सारी चीजें जैसे जैसे आवाम मिलेगी, जो इतने ग्रुप्स मिलेंगे उनसे, वो क्या अपनी वास्तविकता या सच्चाई को उजागर नहीं करेंगे? वहां प्रेस भी है इस वक्त तो, और वहां का लोकल प्रेस भी है जो डेफिनेटली उसको दिखाएगा। तो उनकी परेशानी, बेचैनी ये है, तो इसके लिए ये है कि राहुल गांधी के रेनकोट पे सवार हो जाओ, और या राहुल गांधी के जूते पे नहीं चली, टी शर्ट पे नहीं चली, तो इस पे सवार हो जाओ। और मैं कांग्रेसियों से भी अर्ज करना चाहूंगी, इस बात को कोई विनिंग पॉइंट ना बनाए कि राहुल गांधी ने अगर कपड़ा पहन लिया है तो उसको, कि उसके बाद लड़ने पहुंच जाए। वो भी बहस कर रहे हैं उनसे
कि नहीं देखो फिर उतार दिया जैकेट, अच्छी बात नहीं है, उनको पहनना चाहिए, जरूरी है। देखिए इंसान का शरीर है, मशीन है, वो कोई फौलादी शरीर नहीं लेके पैदा हुए हैं। तो इसमें कांग्रेसियों को भी चाहिए कि इस चीज को प्रेस्टीज इशू ना बनाए। आप जबरदस्ती वो जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि गाइड फिल्म का देवानंदा बनाए, उसको नाम पता नहीं क्या था उस फिल्म में उनका, कि वो साधु जबरदस्ती उनके ऊपर ना थोपे चीजों को। वो उसको भूख लग रही होती थी, वो खाना चाहता था, वो खाने नहीं देते थे कि ये तो साधु है, बारिश के लिए इंतजार तपस्या कर रहा है। तो भैया उसको ठंड भी लग रही होगी, तो आप इतना मत उसके सिर पे सवार हो कि मत पहने। जी कुछ जोड़ना चाहते हैं धनंजय जी, और फिर आना चाहता हूं सुनील जी के पास में। जी धनंजय जी। कहना चाह रहा हूं कि ऐसा मत कहिए कि गाइड के वो देवानंद हैं जो जबरन जो है या नैतिकता की वजह से वो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कसम नहीं ली है, हाथ में गंगा जल लेकर के कसम नहीं खाई है कि हम जो है ऐसा नहीं करेंगे तो फलाना हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा है कि जब इस देश का किसान या गरीब कोई आदमी जिस तरह से ठंड में कम कपड़ों में रहता है, हम भी रह के देखते हैं, बेसिकली वो दर्द, वो ठंडक महसूस करना चाहते हैं। वो कोई फौलादी भी नहीं है और न ही कोई वो शपथ लेकर के बैठे हुए। वो सिंपल एक, जब देश को वो लीड करना चाह रहे हैं, देश को समझना चाह रहे हैं, तो इस दर्द को भी समझना चाह रहे हैं। एक छोटा सा किस्सा है, खाली हल्का सा सुना तो 2 लाइन का। एक बड़ा फेमस किस्सा है कि जो युवराज को जब बनाया जाने लगा राजा, तो जो राजपुरोहित थे उन्होंने 2-4 डंडे मार दिए उनको। तो सब परेशान हो गए, पूरी दरबार, पूरी संसद परेशान हो गई कि क्यों मार दिया राजपुरोहित जी ने। तो राजपुरोहित जी ने कहा कि इसलिए मारा ताकि चोट का एहसास रहे, दर्द का एहसास रहे। तो राहुल गांधी उस एहसास को समझना चाह रहे हैं, उस दर्द को समझना चाह रहे हैं कि कम कपड़े में होने का या अभाव में जीने का दर्द क्या है। बस इतनी सी बात है, बाकी बिल्कुल नैतिकता दबाव में नहीं है वो। बिल्कुल राहुल गांधी ये बात खुल के बोल भी चुके हैं कि मैं उस ठंड को, उस कपकपी को महसूस करना चाहता हूं जो 3 लड़कियां मिली थी जिनके पास कपड़े कम थे और पतले कपड़े थे। तो जो मध्य प्रदेश का जिक्र वो कर रहे थे, मालवा का, और जिस दिन ठंड मुझे लगेगी उस दिन मैं पहन लूंगा, इसके ऊपर से जैकेट पहन लूंगा। मैं उस कपकपी को, उस ठंड को महसूस करना चाहता हूं, फील करना चाहता हूं। शायद राहुल गांधी अभी तक उसको फील न कर पाए हों। खैर ये उनका पर्सनल मामला है, लेकिन यहां राजनीतिक तौर पर देश के लिए, देश के हिसाब से राहुल गांधी और इस पदयात्रा में जितने भारत यात्री हैं उनके साथ आज भी हजारों की संख्या में बारिश हो रही थी, उसके बाद भी सड़कों पे लोग थे। जम्मू कश्मीर से में जब ये एंट्री हो चुकी है, और कश्मीर की ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है यह समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 2019 5 अगस्त आप याद कीजिए, और जब 370 आर्टिकल 370 हटाया गया और वहां एक दावा किया गया कि अब कश्मीर में खुशहाली आएगी, कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की होड़ लग जाएगी और कश्मीरी पंडित जो हैं वो वापस जाकर के बसने लगेंगे। अब आप पीछे से लेकर के अब आगे आ जाइए, 2023 के जनवरी महीने में हम हैं और बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, मात्र 3 साल का वक्त गुजरा है, 2.5 साल का वक्त। इन 2.5 वर्षों में क्या कुछ कश्मीर में हुआ है वो अब इस यात्रा के दरमियान जो पदयात्री है वो भी समझेंगे, और उन लोगों के जरिए और उसको कवर करते हुए हम लोग भी समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सेब के जो बागान के जो मालिकान हैं या वहां सेब तोड़ने वाले लोग वो कहां तक पहुंचे हैं, व्यापार संघ कहां तक पहुंचा है, बहुत कुछ है, वो समझने की जरूरत है कश्मीर को। लेकिन इस पदयात्रा में क्या राहुल गांधी, और बहुत रिमार्केबल बात कह रही थी मीनू जी आप की, ये कश्मीरी पंडितों से मिलने वाले हैं। आज इसकी घोषणा भी जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि कश्मीरी पंडितों के अलावा बहुत अलग अलग डेलीगेशंस हैं जिनसे मिलने वाले हैं राहुल गांधी, और इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये यात्रा। सुनील जी, आपसे समझना चाहता हूं कि अभी तक की कन्याकुमारी से पंजाब तक की यात्रा और अब कश्मीर में एंट्री, और कहा जा रहा था कि कश्मीर में पैदल नहीं चलेंगे राहुल गांधी, लेकिन आज उनकी पूरी रूपरेखा आ चुकी है कि कब, जैसे कल छुट्टी का दिन है और इसके बाद 26 तारीख को छुट्टी का दिन है, विश्राम का दिन है, लेकिन उसके अलावा लगातार और दोनों चरणों में यह यात्रा चलेगी। भले थोड़ी सी कम होगी, सुबह 5 किलोमीटर या सुबह 10 किलोमीटर, शाम को 5 किलोमीटर, लेकिन दोनों चरणों में यह चलेंगे। किस रूप में आप देखते हैं?
शायद सुनील जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी फिर से जोड़ता हूं, लेकिन तब तक अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। किस रूप में आप देखते हैं कि ये जो कश्मीर की यात्रा है जिस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं बहुत जरूरी है, और वहां से फिर इधर भी देखने की कोशिश करेंगे हम, जो अभी सत्तारूढ़ दल है कश्मीर में भी, इससे पहले जब सरकार जो थी कश्मीर जम्मू कश्मीर जब स्टेट होता था अविभाजित, जिसमें से लद्दाख हटा दिया गया 370 के समय, और उससे पहले वहां महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ में सरकार में सत्ता में बीजेपी थी, और बीजेपी वहां और अब बीजेपी अभी भी केंद्र में वो क्या कुछ कर रही है उसको भी देखने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? राजीव जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की जो अब तक की 3700 किलोमीटर की लगभग की जो यात्रा हो चुकी है, उस पूरी यात्रा की जो मंजिल है, वो मंजिल उनका जो यात्रा का नाम है भारत जोड़ो, उस लक्ष्य तक अब पहुंच रही है। और भारत जोड़ो इस मामले में है कि जिस तरीके से सरकार ने भारत का मस्तक जो है वो काटने की कोशिश की और भारत के मस्तक को भारत से अलग करने की कोशिश की, उस कोशिशों पे राहुल गांधी जो है वो मरहम लगाने के लिए जा रहे हैं, वहां के दर्द पे मरहम लगाने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरी यात्रा जो है वो जब कश्मीर पहुंची है तो ये मकसद भी उसमें एक शामिल है कि जो भारत का मस्तक है, जो भारत का कहा जाता है कि ये सिर है कश्मीर और हिमालय जो है भारत का सिर है, तो उस रिश्ते हुए हिमालय को जो उसका दर्द रिस रहा है, उस दर्द का पे मरहम लगाने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं निश्चित तौर पे। तो राहुल गांधी का ये महत्व जो है कश्मीर की यात्रा पे जाकर के पढ़ा जाता है। आप देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री भी जब जाते हैं तो बातें तो बहुत करते हैं, बातें करने में तो हमारे प्रधानमंत्री का कोई जवाब ही नहीं है। कश्मीर जाते हैं तो वहां के हिसाब से बातें करते हैं, और कश्मीर से जब बाहर आते हैं तो कश्मीर के विरोध में बातें करते हैं। तो लेकिन ये दोहरा रवैया जो है ये मुझे लगता है कि अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको कश्मीर से आपत्ति है और कश्मीर को लेकर के आप पूरे देश के अंदर जब राजनीति करते हैं तो आपके सिर्फ कश्मीर में जाके बदलने नहीं चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं या हमारे गृहमंत्री जाते हैं तो वहां सुर बदलते हैं एक तरीके से जाकर के। तो ये उनकी राजनीति जो है मुझे लगता है वो सामने खुल करके आएगी। अब राहुल गांधी जब पहुंचे और उनका लोगों से मिलना होगा, जैसे मैंने कल भी कहा था कि अगर ये सरकार जो है इसको रोकना चाहती है यात्रा को, तो निश्चित तौर पर वो कश्मीर के साथ भी जुल्म करेगी और भारत के साथ भी जुल्म करेगी। तो इसीलिए जो है ये बात मैंने कही थी। तो राहुल गांधी जो पहुंचे हैं तो वहां के दुख दर्द को हल करने के लिए एक तरीके से पहुंचे हैं। और राहुल गांधी का जो लखनपुर का भाषण है वो पूरी यात्रा का जो है 9 दिन की ऐसी यात्रा रहने वाली है अब कश्मीर में, उसकी रूपरेखा भी एक तरीके से बता देते हैं। और फारूक अब्दुल्ला का जो भाव विवल भाषण है एक तरीके से, वो जो है वो कश्मीर के दर्द को जो है साफ तौर से बयां कर रहा है। अब इसके राजनीतिक अर्थ निकाले जाएं, इसके चुनावी अर्थ निकाले जाएं, मुझे लगता है चुनावी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है अर्थ निकाले जाने की, क्योंकि कश्मीर में चुनाव तो होना ही है, कभी भी हो, आज हो, साल भर के बाद हो, 6 साल के बाद हो, ये सरकार केंद्र सरकार की चली जाए, मोदी जी की सरकार चली जाए उसके बाद हो, लेकिन कश्मीर में चुनाव तो होंगे, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है और दुनिया की कोई ताकत जो है वो कश्मीर को भारत से अलग कर नहीं सकती है। तो इसलिए वहां चुनाव तो होंगे निश्चित तौर पर जब भी होंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल हो। जो आम लोगों के दुख दर्द है वो दुख दर्द जो है वो दिल्ली के कानों तक पहुंचे, दिल्ली के कान में जो रुई ठुसी हुई है वो रुई जो है निकाल करके बाहर की जाए। यही मामला जो राजीव जी जो दिल्ली में चल रहा है इस समय वो भी है। राहुल गांधी की इस यात्रा ने जो डरो मत का नारा दिया, वो डरो मत जो है अब देखिए कि उन खिलाड़ियों के ऊपर भी जो है वो असर कर रहा है, वो डरो मत कर रहे हैं। और जो मुख्य बात यह है कि जो उनमें से अधिकांश खिलाड़ी है जो इस समय सब कर रहे हैं, वो उनमें से कई तो भारतीय जनता पार्टी बहुत तगड़े वाले सपोर्टर है। उनमें से एक पहलवान जो है वो तो एक बड़ी कोई जो है कविता लिख चुके हैं, बड़ी लंबी चौड़ी भारतीय जनता पार्टी की तरीके से कहा है समर्थन में, तो वो जुड़े हुए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र चेहरा है वो इस प्रकरण से भी सामने निकल करके आ रहा है कि किस तरीके से वो एक अपराधी किस्म के व्यक्ति के समर्थन में जो खड़ी हुई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जो है वो निकल करके आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से समाज के अंदर बात कर रहे हैं, डरो मत जो बाबा संदेश दे रहे हैं, तो समाज पर उसका असर हो रहा है और ये गहरे तक उसका असर हो रहा है। डर एक तरीके से जो है जो भय की स्थिति
पिछले 8 सालों में बनी है, वो निश्चित तौर पर भय की स्थिति जो है वो खत्म हो रही है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की यात्रा जो है, जो एक तरीके से भय खत्म करने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ भारत को जोड़ने में जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो अब आगे चल के देखते हैं राहुल गांधी की यात्रा जब 30 जनवरी को समाप्त होगी और वो झंडा फहराएंगे वहां जाकर के, उसके बाद देश के अंदर क्या माहौल बनता है। और अब इसके ऊपर चर्चा मुझे लगता है 30 जनवरी के बाद शुरू होगी कि राहुल गांधी ने देश बदला कितना है। भारतीय जनता पार्टी पस्त हुई है, निश्चित तौर पर पस्त हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पस्तगी से बाहर निकलने के लिए क्या करती है और किस तरीके से उसका जवाब जो है देश की जनता देती है, ये देखने वाली चीज होगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वामी जी के पास आना चाहता हूं। स्वामी जी, किस रूप में आप देखते हैं ये जो कश्मीर की यात्रा, क्योंकि राहुल गांधी भी कहते थे कि मुझे कश्मीर जाने से कोई नहीं रोक सकता, और यानी कि एक टारगेट कश्मीर का रहा। कन्याकुमारी से निकले, रास्ते में कई सारे राज्य आए, लेकिन टारगेट कश्मीर, और कश्मीर में अब, और देखिए पूरी की पूरी राजनीति आज से नहीं वर्षों से आप तो उसको देख रहे हैं बहुत नजदीक से, और अभी भी जो पिछला चुनाव हुआ 2019 का चुनाव, पुलवामा की घटना, उसके बाद पूरी की पूरी राजनीतिक धारा जो है वो चेंज हो गई, और 303 सीटें बीजेपी खुद अपने दम पर लेकर आ गई, 353 सीटें आ गई, 350 पार का नारा जो है वो बुलंद हो गया संसद में बीजेपी का, और फिर से मोदी जी की सरकार आई, और उसमें कश्मीर वहां भी था। पाकिस्तान की जब भी बात आती है कश्मीर फिर से आता है, यानी कहीं हर जगह ये एक ऐसा नाम है अपने देश का, एक प्रमुख हिस्सा, प्रमुख अंग, जिसको मस्तक कहते हैं, सिर कहते हैं, जो अभी कह भी रहे थे हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, वहां पर राहुल गांधी अगले 9 दिनों तक जो तहलका मचाने वाले हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए राजीव जी, राजनीति में मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और मैसेजिंग में सही में मेरा दिल इतना प्रफुल्लित हुआ जब मैंने एक तरफ फारूक अब्दुल्ला को देखा, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं जो महबूबा हैं वो भी इनके साथ हैं, और संजय राउत भी इनके साथ हैं। इसका मतलब यह है, एक जो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि ये एक्सट्रीम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं और ये एक्सट्रीम हिंदुत्व की बात करते हैं। अब ये हो गया कि बात हो रही है हिंदुत्व की नहीं हो रही है, अब ये बात हो रही है देश के असली संवैधानिक जो कर्तव्य है लोगों के, उसकी। एक तरफ शिवसेना जैसी पार्टी, दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला जैसी पार्टी, और तीसरी तरफ ये पीडीपी जैसी पार्टी। देखिए, जो राहुल गांधी के यात्रा का मूल मंत्र था, नफरत छोड़ो, जिस दिन नफरत छूट गई उस दिन भारत जुड़ जाएगा। जिस दिन नफरत छूट गई उस दिन भारत मजबूत हो जाएगा, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाएगा। अब आप देखिए, पिछले 8 साल के शासन को देखिए, इन्होंने किसानों से घृणा की, इन्होंने किसानों से नफरत की। 13 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे, भूखे प्यासे बैठे रहे, जाड़े गर्मी बरसात में बैठे रहे, इनका दल नहीं पसीजा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र आंदोलनरत रहे, 6 गुनी फीस बढ़ा दी गई वहां पर, और जो गरीब घर का बच्चा है आज वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और बीएचयू में पढ़ने योग्य नहीं है। इन्होंने दुश्मनी बच्चों से भी, नफरत बच्चों से भी नहीं छोड़ी। अब ये खिलाड़ी जो बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे, जिन्होंने देश के छवि पे 4 चांद लगाए हैं, हमारा मस्तक ऊंचा किया है, इन्होंने उनसे भी नफरत नहीं छोड़ी। इन्होंने उन बच्चों से भी नफरत नहीं छोड़ी जो 15-16 साल की उम्र में सुबह 4 बजे उठकर 15-15, 20-20 किलोमीटर शरीर एक बनियान में घूमते हैं और दौड़ते हैं जिससे सेना में उनको भर्ती मिल जाए। ये सब गरीब घर के बच्चे होते हैं। इन्होंने उनसे भी नफरत नहीं छोड़ी। इन्होंने मुसलमान, सिख, ईसाई, उनके जो अल्पसंख्यक हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, इन्होंने जो भारत के विभिन्न समाज हैं, विभिन्न वर्ग हैं, उनसे भी नफरत नहीं छोड़ी। इन्होंने जो लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, पेपर लीक करा के कोर्ट से उसको स्टे दिलवा के उनको नौकरी न देकर उनसे भी नफरत की। इन्होंने जो सरकारी कंपनी है उनको प्राइवेटाइज करके जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो बैकवर्ड्स के रिजर्वेशन हैं, उनके साथ भी नफरत की। इन्होंने केवल नफरत की। और राहुल गांधी ने कश्मीर पहुंचकर, कश्मीर जो हमारा मस्तक है और जहां पे इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट, और आपने देखा चौधरी लाल सिंह वहां पहुंचे, जो वहां के बहुत बड़े नेता हैं जो पहले कांग्रेस में थे और पूरा जो जम्मू इलाका है उसमें उनका डंका बोलता है।
एक तरफ एक्सट्रीम राइट, सेंटर और लेफ्ट, उन लोग जो कि मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं, जो हिंदुत्व के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। इसका मतलब यह है हिंदुत्ववादियों ने भी समझ लिया है, और जो मुस्लिम की राजनीति करते थे उन्होंने भी समझ लिया है कि अगर भारतवर्ष को मजबूत बताना है, अगर इस देश के वजूद को बचाना है, इस देश की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में बढ़ाना और बचाना है, इसको विश्वगुरु बनाना है, तो सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये जाट और छत्रियों की रणनीति से काम नहीं चलेगा, ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट और फॉरवर्ड क्लास की बात से काम नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और यही कश्मीर के अंदर जो अब यात्रा हो रही है, और अगले 8 दिन में आप देखिएगा सभी समाज, सभी वर्ग ये एकजुट होकर आवाज दे रहे हैं कि नफरत हमने छोड़ दी है, हम राहुल गांधी के साथ भारत को जोड़ने में लग गए हैं, और जिस दिन नफरत छूटेगी भारत अपने आप जुड़ जाएगा। राजीव जी, नफरत छूटने की बात, लेकिन कितना देखती हैं, मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं, कितना देखती हैं आपकी जो राहुल गांधी, क्योंकि अब अंतिम पड़ाव पे हैं, राहुल गांधी जिस मकसद से आगे बढ़ रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन आप एक पत्रकार के नाते, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते कितना आप इसको महसूस कर पा रही हैं, फील कर पा रही हैं या देख पा रही हैं? जी राहुल जी, राजीव जी, देखिए ये जो राहुल गांधी की यात्रा है ये केरल से चली, उसके बाद दक्षिण भारत को पार करके नॉर्थ इंडिया में आई, जिस वहां नॉर्थ इंडिया में असली पैमाना था, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं असल में इसका असर क्या हुआ है। तो अनप्रेसिडेंटेड, जिसको कहते हैं अभूतपूर्व, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, इस तरीके से लोग वहां पे उमड़े उस भीड़ में, यात्रा में। तो जो फिर उसी बात को मैं रिपीट करूंगी जो पहले भी कई बार कह चुकी हूं कि वो लाई हुई भीड़ नहीं है, वो खुद आई है भीड़, और लाई हुई भीड़ ऐसे सर्दी गर्मी में आपके साथ नहीं चलेगी। उनके अंदर से कोई प्रेरक शक्ति है ऐसी, कोई इंस्पायर कर रहा है उनको, कोई थॉट जिसके लिए वो उसके पीछे चल रहे हैं। जो भीड़ है उसको पता है कि ये आदमी नफरत छोड़ो का नारा लगा रहा है, तो इसीलिए तो पीछे चल रही है। राहुल गांधी वहां कोई तमाशा तो दिखा नहीं रहे हैं जिसके लिए वो पीछे आ रही है। तो वो जो उस भीड़ का पीछे चलना उस चीज का सूचक है कि वो भी नफरत छोड़ने की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। अब जो जिस तरीके से वहां पे डिफरेंट तरीके के वहां ग्रुप्स राहुल गांधी को मिल रहे हैं, तो वो ग्रुप्स भी तो इसी चीज का परिचायक है कि ये व्यक्ति जिस संदेश को लाया है उसी संदेश को हम लोग भी एंडोर्स करते हैं, नहीं तो क्यों मिलने आते हैं वहां उनसे। अब जैसे यहाँ देखिए ना आप, ये कश्मीरी पंडित जो मिलने आ रहे हैं, तो ये इसीलिए तो आ रहे हैं कश्मीरी पंडित मिलने। अगर कश्मीरी पंडितों को कांग्रेस से नफरत होगी या रही होगी, तो वो अब जो है उनको अब रियलाइज हुआ कि ये हमारे जो बैठे हुए हैं नकली खैरख्वाह, ये तो हमारे दुश्मन है। उन्होंने किया क्या, उल्टे और कश्मीरी पंडितों को एक बस खाली चर्चा का विषय बना दिया, कश्मीर फाइल्स बना के। उसके अलावा उन्होंने क्या दिया कश्मीरी पंडितों को, जिसमें कि कश्मीर फाइल्स के बाद खुद कश्मीरी पंडितों की बाद में प्रतिक्रियाएं आई कि हमारा बेवकूफ बना दिया इन्होंने, और ये फिल्म बना के हमारा इस्तेमाल कर लिया इन्होंने। और किया क्या विवेक अग्निहोत्री ने, एक चवन्नी भी अगर पंडितों के उसमें खर्ची हो, उसने 350 करोड़ कुछ रुपया बता रहे कमाया है उसने इस फिल्म से, लेकिन एक भी उसमें कुछ अगर उसमें खर्चा हो या कुछ किया हो तो आज बता दीजिए। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें एक चीज और बताना चाह रही थी राजीव जी, जो सेब उत्पादकों की आपने बात की, तो जो सेब है वो हिमाचल में भी पैदा होता है और कश्मीर में भी पैदा होता है, दोनों जगह का सेब फेमस है, इस ब्रांड है एक तरीके से दोनों का अलग अलग, कश्मीरी सेब और हिमाचल का सेब। ये जो हिमाचल का सेब है, आपको पता है कि वहां अडानी को इन्होंने सौंप दिया है, वहां के बागबानों को, तो अडानी वहां तय करते हैं कि क्या भाव होगा, और आप देखते भी होंगे बाजार में अडानी का लेबल लगे हुए सेब मिलते हैं। तो इस बार जब सेब की फसल हुई तो अडानी का सेब पहले बिके बाजार में और ऊंचे भाव पे बिके, इसके लिए इन्होंने कश्मीर से सेब के ट्रक्स चलने नहीं दिए जो हाईवे पे आ चुके थे, लदे हुए ट्रक, वहां पे 20-25 दिन ट्रक्स खड़े रहे। और ये खबर कहीं मीडिया ने कवर नहीं की कि वहां क्या हाल है। ये तो किसी ने, जो लोकल वहां की मीडिया थी, उन्होंने हमें लिंक भेजा कि वहां देखिए, यहां देखिए कि कितना वो विरोध करते रहे कि हमें जाने दीजिए, सेब सड़ जाएगा हमारा।
लेकिन इन्होंने नहीं जाने दिया। बाजार में कमी स्केर्सिटी पैदा करके पहले अडानी का सेब इन्होंने महंगे भाव में बिकवाया, उसके बाद जाके कश्मीरियों का नंबर आया। तो क्या उनके वो तो घाव ताजा है अभी कश्मीरियों का, तो ये बातें क्या सामने नहीं आएंगी? ये सब सामने आएंगी। तो ये तो, और देखिए फिर वही वाली बात है, इस यात्रा से नफरत कितनी कम हुई है और क्या वो इसका पैमाना, ये चुनाव आ रहे हैं अभी, आप कर्नाटक का ही ले लीजिएगा पहले, तो उससे पहले त्रिपुरा आ जाएगा। चलिए त्रिपुरा एक छोटा स्टेट है और थोड़ा दूर भी है मेन, जहां पे नफरत की खेती बोई हुई है इन्होंने। तो वहां कर्नाटक के चुनाव से तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद तो बाकी हिंदी पट्टी के ही सारे चुनाव है। तो वो चीजें, वो तो सबसे बड़ा पैमाना होगा कि पब्लिक ने क्या इसमें से उठाया। राहुल गांधी जो नफरत की दुकान लगाए बैठे हैं उसमें से कितना माल खरीद के ले गई पब्लिक, वो तो अब ये चुनावों की यही रिजल्ट ही बताएंगे। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल चुनावों के रिजल्ट बताएंगे, लेकिन आप भी बहुत दूर बैठे हुए हैं धनंजय जी, आप किस रूप में देख रहे हैं? आपसे भी समझना चाहता हूं, क्या मुंबई में या जहां आप घूमते फिरते हैं चर्चा होती है भारत जोड़ो यात्रा की? देखिए, चर्चा तो पूरे देश में है, अब चैनलों पे भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। पहले तो आप कर रहे थे, कुछ और लोग कर रहे थे जो देश को जोड़े रखना चाहते थे, लेकिन अब तो सब करने लगे हैं, वो चाहे मन से करें या बेमन से करें। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहूं कि वापस जाता हूं कश्मीर, जहां वो मंच था जहां पे राहुल गांधी बैठे थे, फारूक अब्दुल्ला बोल रहे थे, उनकी भाषा बिल्कुल आपने सही कहा कि भाव विह्वल थे, अमलेदुन जी ने कहा। और वो जो क्यों भाव विह्वल है, कश्मीर जब आप आते हैं, जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो फारूक अब्दुल्ला का, जैसे आप बिहार की बात करते हैं तो मेरी उससे भावना जुड़ जाती है। बिहार का मतलब मेरा बिहार, हम भारतवासी हैं, लेकिन बिहारी होने का मतलब जहां बिहार की बात आती है, जब ये पता चलता है कि राजीव रंजन में बिहार के है तो अच्छा लगने लगता है। मेनू जी से मुझे कोई बैर नहीं है, अमलेंदु जी से कोई बैर नहीं है, प्रफुल्ल स्वामी जी से नहीं है। अभी प्रशांत जी आए थे पिछले दिनों बॉम्बे, हम मिले दोनों भाई की तरह। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि बिहार से राजीव जी बिहारी हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो जब वहां पे राहुल जिंदाबाद कहते हैं फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी अभी जो है सत्ता का तो स्वाद उन्होंने चखा भी नहीं, कुर्सी पे बैठे नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने तो लंबा समय देखा है और मुझे लगता है कि वो भारत को जितने अच्छे तरीके से पहचानते हैं, भारतीय राजनीति को पहचानते हैं, भारत के राजनेताओं को जानते हैं फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी तो उतना नहीं जानते होंगे और उम्र में भी काफी बड़े हैं। और उन्होंने राहुल गांधी जिंदाबाद कहा। क्यों कहा? राहुल गांधी जिंदाबाद कहने का पर्पस क्या है? क्या फारूक अब्दुल्ला भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या चाहते हैं कि राहुल गांधी उनको सपोर्ट करें? नहीं, फारूक अब्दुल्ला इसलिए राहुल गांधी जिंदाबाद कह रहे हैं कि उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जिंदाबाद होगा तभी कांग्रेस जिंदाबाद होगा, तभी भारत जिंदाबाद होगा। और जब भारत जिंदाबाद होगा तो जम्मू कश्मीर जो भारत का सिरमौर है वो जिंदाबाद होगा। धारा 370 जो हटाया है इन्होंने जबरदस्ती, धारा 370 के साथ क्या था, ये हटाया जाएगा तो जम्मू कश्मीर के जनप्रतिनिधियों, वहां की जनता की मर्जी से हटाया जाएगा। वहां की विधानसभा में यह पास होगा कि 370 हटाया जाए। हम भारत को विशेष शर्त के साथ भारत के साथ अब नहीं है। आपने क्या किया? जबरन हटाया। जबरन इस तरह हटाया कि जनता को तो छोड़ दीजिए, जनप्रतिनिधियों को बंद कर दिया। जिनके साथ आप मुख्यमंत्री रहे, जिनको अपने आपकी सरकारों में जो मंत्री रहे, उन सबको आपने नजर बंद कर दिया, उनका बोलना बंद करा दिया, उनका घर से निकलना बंद करा दिया। भाई अभी मोदी जी को 2.5 साल बंद करा दीजिए निकलना उनका, तो देखिए पसीने छूट जाए। आप किसी को बंद करा देते हैं, उसकी पीड़ा को समझते हैं आप? क्या फारूक अब्दुल्ला का योगदान नहीं है कश्मीर के लिए, देश के लिए, भारतवर्ष के लिए? आपने क्या किया? तो आप जो है सीना ठोक करके जो वहां बोले गृह मंत्री, जब गद्दी हटेगी ना तो सीना ठोकिएगा। और आपने किया क्या? आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया। क्या लद्दाख अलग स्टेट के तौर पे सुरक्षित रह पाएगा? आप ये सोचते हैं? चीन जो है, चीन जब भिड़ जाएगा तो कैसे लड़ेंगे आप? जम्मू कश्मीर अलग से आप ये करेंगे? आप भेद पैदा करना चाह रहे हैं उन स्टेट में जहां पे सबसे ज्यादा खतरा है। अरे आपको तो उसको एकजुट रखना। और बड़ी विशेष बात है जम्मू कश्मीर के साथ कि वहां हिंदू भी हैं, वहां मुस्लिम भी हैं, वहां लद्दाख
उस मूल के भी लोग, जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप बोलते हैं चाइनीज बोल के निपटा देते हो आप दिल्ली में, या नेपाली बोल देते हो। लद्दाख के वो जो एमपी है उनका दर्द देखिए, अरुणाचल प्रदेश के एमपी का दर्द देखिए, क्या बोल रहे हैं। तो आपने जम्मू कश्मीर का बंटवारा कर करके गलत काम किया, आपने 370 को जबरन हटा करके गलत काम किया, और आपने ये कह करके ये जो आपने फिल्म बनवाई थी, या जो फिल्म को ऑस्कर पहुंचाने का आप एजेंडा लेके चल रहे थे, तो उस फिल्म ने क्या किया, हिंदू से ज्यादा मुस्लिम मारे गए। सरकारी रिकॉर्ड में, सरकार को अपने रिकॉर्ड बाहर कर देना चाहिए, कितने मुस्लिम मारे गए, हिंदू उसके तुलना में बहुत कम, अगर संख्या पे आए तो आप। और मुसलमान जो है वो हिंदुओं को बचा रहे थे, सब मारने में नहीं लगे हुए थे। हम तो देखते हैं हमारे गांव में कोई मुसलमान नहीं रहता है, वहां भी मर्डर हो जाते। एक बार में हमारे गांव में 5 मर्डर हुए 2 महीने के भीतर, कोई मारने वाला उसमें मुसलमान नहीं, और एक ही जाति के लोगों ने मार दिया। तो इस तरह की हत्याएं, इस तरह की चीजों को आप जो है अगर जातिगत आधार पर देखेंगे, धर्म के आधार पर देखेंगे, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और बीजेपी ने जो सबसे, मोदी सरकार का जो है सबसे खतरनाक काम मैं मानता हूं, वो मानता हूं कि आपने संविधान को, आपने यहाँ के नागरिकों को, आपने जम्मू कश्मीर को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सबका अनादर किया। और ये माफी मांगने से भी केवल काम नहीं चलेगा। जैसे हम सुनते आते हैं कि जो है, जो क्या कहते हैं, हमने फला के लिए माफी मांग ली। माफी कोई समाधान नहीं है भाई। आप जब गलती कर रहे थे तो गलती करते समय आपने क्या किया, आपने गलती जानबूझ के किया। जो अनजाने में गलती हो उसकी माफी मांगते तो समझ में आता। और आपने देश में अब हरियाणा, जो कुश्ती वाली जो लड़ाई चल रही है, कुश्ती की जो कुश्ती चल रही है, उसमें हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश हो गया है। अब बताइए यहाँ कौन मुसलमान है? यहाँ तो स्वामी जी बता रहे थे कि जाट है और क्षत्रिय राजपूत है, तो राजपूत अब जाट को भिड़ा दिया आपने। तो ये जातिगत जो एजेंडा लेकर चलते हैं, ये जो जब बिहार में जब जाति गणना होती है तो खिलाफ खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये जातियों में बंटवारा कर रहे हैं देश का, हिंदुओं को बांट रहे हैं। और जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो बोलते हैं कि रामचरितमानस पे आप ये चर्चा मत कीजिए। तो भाई, जो ओबीसी समाज है इस देश का, जो आदिवासी समाज है इस देश का, जो दलित समाज है इस देश का, उसको तो समझ में आ जाना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, बीजेपी जिस तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, उस हिंदू राष्ट्र में रामचरितमानस से देश चलेगा, मनुस्मृति से देश चलेगा, या संविधान से देश चलेगा? अगर संविधान से देश चलेगा तो फिर तो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, और अगर हिंदू राष्ट्र से देश चलेगा तो फिर तो दलित हो जाएगा, आदिवासी हो जाएगा, वनवासी हो जाएगा। वो तो राहुल गांधी ने बड़ा सही सवाल किया था, बहुत सही विश्लेषण किया था कि उनको तो ये वनवासी कहते हैं, तो शहर में बेचारे आकर के न रहे, वो तरक्की न करें, कंदमूल तोड़ करके खाएं, जंगल में शिकार करें और पत्ते लपेट करके रहे, ऐसा चाहते हैं। तो स्त्रियों के लिए ऐसा चाहते हैं, दलितों के लिए ऐसा चाहते हैं, ओबीसी के लिए ऐसा चाहते हैं। अरे तो आप तो इतने टुकड़े कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के साथ मैं तो कहूंगा फारूक अब्दुल्ला ने गुहार लगाई, और वो गुहार जो है एक देशभक्त राजनेता की गुहार। उनको दिख रहा है कि देश कहां जा रहा है। शायद जम्मू कश्मीर के नागरिकों या हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात के नागरिकों को नहीं दिख रहा हो, लेकिन वो राजनेता है। उन्होंने कई दशक लगाए हैं इस पॉलिटिक्स में, भारतीय राजनीति में, उनको खूब अच्छे से पता है। और मैं नहीं मानता हूं कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो मुसलमान के तौर पे इस देश के राजनेता है। फारूक अब्दुल्ला ओवैसी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला में जो है धर्मनिरपेक्षता बसती है। और आप जानते ही हैं कि राजेश पायलट जो है उनके दामाद, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो आप जो है, आप फारूक अब्दुल्ला को बंद कर देते। फारूक अब्दुल्ला इस देश के राजनीति में एक ऐसी व्यक्ति है जो विवादास्पद व्यक्ति नहीं है, जो बड़े सहृदय व्यक्ति माने जाते हैं, जो संवेदनशील व्यक्ति माने जाते हैं। महबूबा मुफ्ती के बारे में मैं नहीं जानता, इसलिए नहीं बोलूंगा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के बारे में, फारूक अब्दुल्ला को जब आप बंद कर दिए तो मुझे भी मैं आहत हुआ। मैं फारूक अब्दुल्ला से मिला नहीं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को जितना मैंने सुना है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है उनके पिताजी के बारे में, उसमें मुझे लगा कि फारूक अब्दुल्ला जो है इस देश के मूल नागरिक है, असली नागरिक है, और उनको आपने आहत किया। भारत, आप राष्ट्रहित की बात नहीं करते। आपका एक ही हित है कि आरएसएस का जो एजेंडा है वो कैसे लागू हो, और आरएसएस का एजेंडा इस देश में
98 साल नहीं, 980 साल बाद भी लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि देश धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जब देश बढ़ रहा है तो देश बढ़ रहा है, और जब देश बढ़ेगा तो देश के कदम बढ़ेंगे। और जो वहां पे जो बैनर लगाया हुआ था राहुल गांधी ने, राहुल गांधी के मंच पर, बढ़े कदम जुड़े वतन, स्वागत वंदन अभिनंदन, तो यही होगा, स्वागत वंदन अभिनंदन, और वतन भी रहेगा और देश भी रहेगा, राष्ट्र भी रहेगा, वतन भी रहेगा। उसको पर्यायवाची शब्द को अब उसको ये नहीं कह सकते कि उर्दू है कि हिंदी है, ये भारतीय शब्द है, आप कुछ नहीं अलग कर सकते हो, आप खुद अलग हो जाओगे एक दिन, ऐसा मुझे लगता है राजीव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। लेकिन ये सवाल मैं जरा स्वामी जी आपके पास से एक बार फिर से आना चाहता हूं, और ये आपसे भी समझना चाहता हूं, चूंकि आप इस यात्रा से जुड़े थे, और जब इधर एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में जब ये यात्रा थी, फरीदाबाद में आप जुड़े थे, मुझे जहां तक ध्यान है, और तब में और अब में, और अब जब ये कश्मीर में यात्रा है, वही सवाल आपसे भी, ये सब अलग अलग लोगों से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या परिवर्तन नजर आ रहा है, आपको क्या परिवर्तन नजर आ रहा है तब में और अब में? देखिए राजीव जी, वास्तविकता में मैं 12 किलोमीटर चला और जो मैंने भावना देखी, वास्तविकता में दिल की बात बता रहा हूं, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगा जो वो जोश था बिल्कुल वही वाला जोश था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वास्तविकता में। और मेरे अंदर खुद, मैं अपना खुद आत्मनिरीक्षण कर रहा था और अपना विश्लेषण कर रहा था, मेरे अंदर उस समय भावना इतनी प्रबल थी कि मैं भारत माता का एक सिपाही हूं। देखिए वास्तविकता में राजीव जी, इस देश ने हमको सब कुछ दिया है। अपनी मां के बाद अगर मैं किसी को सबसे ज्यादा स्नेह और आदर और सत्कार करता हूं, इस भारत माता को करता हूं। और वास्तविकता में इसी ने मुझे आश्रय दिया है, प्रश्रय दिया है। विदेश जाके मुझे सुख नहीं मिलता, मुझे सुख मिलता है इसी मिट्टी, इसी हवा में, चाहे जो भी हो। ये मेरी मां है। इस मेरी मां को पिछले 8 साल में जिस तरह से इन लोगों ने नफरत में बांटा है, जिस तरह से धर्म और संप्रदाय में तोड़ा है, जिस तरह से बच्चों को इन्होंने आतंकित किया है, उनको नौकरी नहीं दी है, किसानों को जैसे इन्होंने प्रताड़ित किया है, हम जैसे लोगों को इन्होंने सेकुलर कह के पुकारा है, हमारे किसानों को इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट और फॉरेन नेशनल कह के बताया है, इन्होंने जितने भी विपक्षी दल के नेता थे उनको पाकिस्तान परस्त और पाकिस्तान का एजेंट बनाया है। इससे इन्होंने भारत को तोड़ा है। वास्तविकता में दिल की बात बता रहा हूं, जितने लोग, मैं तो अपनी पत्नी की बात करूंगा, अपनी बात तो मैं उतनी नहीं करूंगा, वहां जितनी लेडीज थी मेरे साथ, सुबह 5 बजे जब मेरे घर के सामने से यात्रा गुजरी थी, औरतें तैयार थी कि हम राहुल गांधी के साथ दौड़ेंगे। मुझे रोकना पड़ा, मैंने कहा भाई गिड़गिड़ा जाओगी, चोट लग जाएगी, ऐसा मत करो। इतनी ज्यादा भावना प्रबल थी, क्योंकि देखिए हर आदमी के दिल में, हर आदमी जब अपना आत्मनिरीक्षण करता है, वो ये समझता है कि ये देश टूट रहा है। नफरत, और ये नफरत केवल अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों के बीच में ये लोग नहीं फैला रहे हैं, ये मौका पाते ही दूसरे लोगों के खिलाफ, किसानों के, युवाओं के, खिलाड़ियों के, ये किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जो राहुल गांधी की यात्रा है, जैसे जैसे आगे बढ़ी, और जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसका जो प्रारूप दिखाई पड़ रहा है, जैसे पहले भी मैंने निवेदन किया, डोगरा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म और जाति के लोग, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, दलित हो, कोई भी हो इनके साथ, क्योंकि हर आदमी दिल से यह समझ रहा है कि भारत का जो पूरे विश्व में एक हमारी प्रतिभा थी, एक हमारी जो प्रतिष्ठा थी, गांधी नेहरू के नाम से इस देश को जानते थे, शांतिप्रिय देश के नाम से जानते थे। 8 साल में लोगों ने इसको नफरत में तोड़ दिया है, बांट दिया है। और ये जो भावना आज मैं देखता हूं हर भारतवासी के दिल में जो भावना है कि नफरत को छोड़ना ही होगा, आपस में भेद, और ये जितना प्रयास कर रहे हैं, ये ऐसा चक्रव्यूह है। अब ये जितने भी नफरत फैलाते हैं, जितना भी आईटी सेल इनकी दुर्भावना फैलाता है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, इनको नुकसान हो जाता है। जो राहुल गांधी की बात है वो फलीभूत हो जाती है, और बाकी लोगों को भी ये एक बल मिलता है कि हमें एकजुट होना है, हमको मिलजुल के रखना है। कोई विद्वेष, अगर भारत में विद्वेष रहेगा, भारत कभी भी आर्थिक सुपर पावर नहीं बन पाएगा। राजीव जी, मैं क्योंकि अर्थशास्त्र पढ़ाता रहा हूं, कभी भी नहीं पाएगा। कोई देश ऐसा नहीं है विश्व में जो कि आपस में लड़ता हो और वो सुपर पावर बना हो। तो हमें एकजुट ही रहना पड़ेगा, नफरत को छोड़ना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, नफरत को छोड़ना होगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील जी। आपके पास आ रहा था, आपका वीडियो शायद डाउन हो गया था इसलिए, लेकिन अब देर आयद दुरुस्त आयद। आपसे चाहता हूं
कि इस कार्यक्रम का समापन अब करने जा रहा हूं, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहता हूं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। हम लोग इसमें चर्चा कर रहे थे कश्मीर में यात्रा अभी तक कन्याकुमारी से लेकर पंजाब और पंजाब के बाद अब कश्मीर, क्यों महत्वपूर्ण है कश्मीर इस देश के लिए भी, इस यात्रा के लिए भी, राहुल गांधी के लिए भी। आपका नजरिया इस पर समझना चाहता हूं। दूसरा एक सवाल इसके साथ और भी, जो हमारे तमाम साथी इस पर अपना जवाब दे चुके हैं, वो ये कि आप अब चूंकि यात्रा के कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, आज 20 तारीख और 30 तारीख को यात्रा समाप्त है, और लेकिन जो 10 दिन है उससे पहले जो 127 दिन पूरे हो चुके हैं, वो क्या कुछ दे गया है इस देश को? क्या हम जो जंतर मंतर पे लड़कियों की हिम्मत देख रहे हैं वो इस यात्रा के जरिए है, या और भी कई लोग जो अब खुलकर बोलने लगे हैं, क्या इस यात्रा की देन है? या चाहे वो सामाजिक तौर पर हो, चाहे वो पॉलिटिकल तौर पर हो, राजनीतिक तौर पे हो, जिस भी तौर पे हो, लेकिन क्या एक हिम्मत आई है जिससे जो एक मैसेज राहुल गांधी दे रहे हैं, जो स्लोगन है, वो स्लोगन नहीं, वो बहुत बड़ा मैसेज है, डरो मत। क्या वो आपको दिखाई देता है कि अब धीरे धीरे वो डर खत्म हो रहा है, खत्म हो ना हो कम हो रहा है? धन्यवाद राजीव जी। आज के दौर में हम सभी लोग तकनीक के गुलाम हैं। निश्चित रूप से ये जो राहुल गांधी की पदयात्रा है, इस पदयात्रा ने की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इसने असहमति को आवाज दी है, ताकत दिया है, असहमति को व्यक्त करने का साहस दिया है, असहमति को व्यक्त करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरणा दी है। यह सब बहुत बड़ा सामाजिक असर है। राजनीतिक रूप से भारत अपने देश का एक राजनीतिक विमर्श बदला है। अब लोग मुद्दों के आधार पर सोचने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं। विपक्ष की एक जो विश्वसनीयता संस्थागत और संगठनात्मक तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई थी, उसको एकदम खारिज करने का प्रयास किया है इस यात्रा ने। विपक्ष के प्रति लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है, विपक्षी नेताओं के प्रति लोगों के मन में विश्वास बढ़ा है। यात्रा निकालने का अधिकार किसी को, हम आजाद देश के नागरिक हैं, हम कहीं निकल सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप यात्रा पे निकले हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो लोग भी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लोग आपसे मिलने के लिए आतुर हैं। अगर खराब मौसम में दुश्वारियों को झेलते हुए, कड़ाके की ठंड को झेलते हुए, भीषण गर्मी को झेलते हुए, भारी बरसात को झेलते हुए लोग अगर विपक्ष के नेता का इंतजार कर रहे हैं घंटों घंटों और उससे मिलने के लिए बेचैन है, तो यह बताता है कि लोगों के मन में तमाम तरह की नाराजगियां हैं। सत्ता शासन से लेकर के उनके मन में कोई न कोई आक्रोश है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सामने दिख नहीं रहा था जिसके कंधे पर सिर रख करके वो रो लेते। वह एक कंधा दिया है राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से जो मुद्दे खड़े किए हैं, उन मुद्दों ने तमाम विराट व्यक्तित्वों को खंडित किया है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अगर राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए सिविल सोसाइटी ने अगर ये सवाल उठाया है कि इस देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो रही है, इस देश के रुपए का बुरी तरह से अवमूल्यन हुआ है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम पता नहीं कहां चले गए हैं, अगर इस यात्रा ने यह सवाल उठाया है कि लोगों के सामने रोजगार के संकट हुए हैं और पढ़े लिखे नौजवानों के पास रोजगार के अवसर घटे हैं, अगर व्यापार घटा है, महंगाई बढ़ी है, किसानों के जो हित को जो आश्वासन दिए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया है, लोगों में एक सुरक्षा की भाव बढ़ा हुआ है, वर्ग विशेष को लेकर के लोगों में एक तरह की घृणा पैदा हुई है। ये बड़े सवाल है। इनसे कोई, अगर यह समाज इन मुद्दों को लेकर के विचलित है, इन मुद्दों को लेकर के हुकूमत पे हमलावर है या उनके प्रति एक आलोचना का निगाह रखे हुए है, तो यह इस यात्रा की उपलब्धि है, एक बड़ी उपलब्धि है। पिछले कई वर्षों से, खासतौर से 2014 के बाद से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि यह जो सत्तारूढ़ दल है इसका कोई विकल्प नहीं है। इस पूरे के पूरे नरेशन को इस यात्रा ने खारिज कर दिया। यह अपराजय है। इस पूरे की पूरे मन को एक भाव बनाने की कोशिश की गई थी, इसको धराशायी कर दिया। विपक्ष के सबसे बड़ी पार्टी का एक नेता जो इस यात्रा पर निकला है वह अविश्वसनीय है, वह गंभीर नेता नहीं है, वह जनता से जुड़ा हुआ नेता नहीं है, वह केवल भोग विलास और सुविधा में जीने वाला व्यक्ति है। जो इस तरह की बात फैलाने की कोशिश की गई थी पूरे देश में, उस पूरे के पूरे अभियान को खारिज कर दिया है।
और लोगों के बीच में यह बात बताने की कोशिश की है कि इस देश में विपक्ष मौजूद है और वह उसी तरह से जनता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील है जैसा कि उसको होना चाहिए। यह जो सत्तारूढ़ दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। आप घटनाओं से किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। कोई एक धरना, कोई एक जुलूस, कोई एक प्रदर्शन किसी सत्तारूढ़ दल को बेचैन नहीं करता। बेचैन वह करता है जब उसके प्रति समाज की धारणा बदलने लगती है। उसको ये लगने लगता है कि जो हम सत्ता और हुकूमत से चाहते थे वो हमें नहीं मिल रहा है। जब उसको ये लगने लगता है कि हुकूमत कुछ देने के बजाय केवल उसको गुमराह कर रही है और उसको धोखे में रख रही है, यह सबसे बड़ी चिंता है। और इस यात्रा में सिविल सोसाइटी के लोगों ने, राहुल गांधी ने अपने इस यात्रा के माध्यम से लोगों में यह भाव पैदा किया है और यह केवल कपोल कल्पित नहीं है, बताया है। ये जो लोग उनके साथ चल रहे हैं वो कौन लोग हैं? क्या आप इतने लोगों को ढो के ला सकते हैं? क्या कोई अपने साथ ले जाकर के प्रोफेसर अखिल स्वामी से 12 किलोमीटर की यात्रा करवा देगा कोई लालच देकर के उनके साथ, अगर उनके अंदर कोई भाव नहीं होगा तो? अखिल स्वामी एक व्यक्ति हैं, इस समूह में शामिल लोगों में से एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी प्रेरणा से वहां तक गए। इनको इससे न तो एमपी बनना है, न एमएलए बनना है, न पार्षद बनना है, न कुछ नहीं बनना है, लेकिन एक जो देश में माहौल बन रहा है उस माहौल के प्रतिनिधि हैं। उस माहौल को आवाज देने के लिए निकले हुए हैं और एक दो लोग नहीं है, बड़े पैमाने पर है। और 10-11 राज्यों में कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जिस इलाके में बड़े संख्या में हर वर्ग, हर जात, हर बिरादरी, हर उम्र के लोगों ने निकल करके इसका स्वागत न किया हो, अपनी बात न कही। इस यात्रा के इसका राजनीतिक डिविडेंड क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन एक राजनीतिक परिवेश, एक राजनीतिक विमर्श बदलने के लिए इस यात्रा ने बड़ा काम किया। और आज इसीलिए जो आपने अपने विषय का हम लोग इस चर्चा का हेडिंग आपने दिया है पस्त का कारण केवल यही है, सूझ नहीं रहा कि हम क्या करें। जो आपने जंतर मंतर पर धरना देने की बात की खिलाड़ियों की, यह हमारे पूरे समाज के ऊपर एक काला दिन है। क्या जिन खिलाड़ियों ने, जिन महिला खिलाड़ियों ने तमाम असुविधाओं को पराजित करते हुए दुनिया में आपका नाम रोशन किया हो, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैदानों पर तिरंगे को लेकर के हमारा और आपका सिर गर्व से ऊंचा किया हो, उनको धरना देने की नौबत आ जाए। उनकी एक बात के लिए आप 3 दिन से लोग बैठ करके अपनी बात करने के लिए और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रक्रिया में आप उनको उलझाए हुए हैं कि आपको यहाँ कंप्लेन करना चाहिए था, आपको वहां कंप्लेन करना चाहिए था, फेडरेशन का सेल है, आपको वहां जाना चाहिए था, आपको इनसे बात करनी चाहिए थी, आपको उनसे बात करनी चाहिए थी। वो दिन ही नहीं पैदा होने चाहिए थे ना। तो ये अगर ये हौसला है और ये लोग नहीं है। आप सभी जानते हैं कि जो कुश्ती के खिलाड़ी हों, तीरंदाजी के खिलाड़ी हों, कबड्डी के खिलाड़ी हों, ये कितने संसाधन होते हैं इनके पास। ये कोई टेनिस के खिलाड़ी नहीं है कि जिनके पास अरबों रुपया है या इनके पास संसाधनों की कमी नहीं है। किन दुश्वारियों के साथ ये जीते हैं वो लोग जान सकते हैं जिन्होंने इनको देखा है। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि एक तीरंदाजी के खिलाड़ी का फोटो निकला है झारखंड का, जो चाय बेच रही है। ये इनके पास ये स्थिति नहीं होती कि अपनी यात्रा को बहुत आगे तक चला सके जब उनके पास संसाधनों की कमी। और पूरा का पूरा समाज मौन है। वो जो लोग अपने आप को झंडा बरदार कहते हैं वो भी मौन है। क्या हम किस तरह की टिप्पणी हमारे समाज के ऊपर है? एक सभ्य समाज, महिलाओं के प्रति संवेदनशील समाज, खिलाड़ियों का सम्मान करने वाले समाज होने का हम दावा कर सकते हैं क्या? तमाम राजनीतिक लाभ ध्यान से ऊपर उठ करके तत्काल इनकी बात को सुना जाना चाहिए था। और यह कोई जरूरी नहीं थी वहां आकर के आपने कहता कि नहीं आपको यहाँ बैठने की आवश्यकता नहीं, हम बात करते हैं आपसे, आप पहले यहाँ से हटिए, आप लोग यहाँ बैठिए और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। यह विमर्श का और चर्चा का तो विषय नहीं होना चाहिए। और अगर आप इस तरह का व्यवहार अपने खिलाड़ियों, मैं नहीं कहता कि इनके आरोप सही है, मैं भी नहीं कहता कि इनके आरोप गलत है, लेकिन अगर कोई बात पैदा हुई है तो उसका तत्काल समाधान हो जाना चाहिए था। इस पर चर्चा की तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी टिप्पणी है जो प्रबंधन में लगे हुए लोग हैं। फेडरेशंस को स्वायत्तता क्यों दी गई? क्या इसलिए दी गई कि आप मनमानी करेंगे? आपको इसलिए दी गई कि तमाम प्रक्रियाओं से हट करके आप खिलाड़ियों और खेल को प्रोत्साहित करें, और आप उसी प्रक्रिया की बात करने लगे। क्या आप प्रक्रिया के तहत आते, पहले एक एप्लीकेशन देते, उसको रिसीव करवाते, फिर अपनी बात करते, फिर एक स्टेटमेंट देते, फिर थाने में जाते, फिर एफआईआर कराते, प्रक्रिया समझाने के लिए आप हैं? तो फिर तो खेल मंत्रालय है ही है, फिर फेडरेशन किस बात के लिए? अगर कोई भी फेडरेशन अपने खिलाड़ियों के हितों की रक्षा नहीं कर सकता,
उनको प्रोत्साहित नहीं कर सकता, उनमें सुरक्षा का भाव जागृत नहीं कर सकता, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं दे सकता, उनको आगे बढ़ने के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं करा सकता, तो किस बात के लिए फेडरेशन? ये तो बहुत बड़ी बहुत ही शर्मनाक दिन है कि इन खिलाड़ियों को, जिन्होंने, ये ऐसे लोग नहीं है, ये ऐसे लोग नहीं है जो गुलामी के दिन जीत रहे हैं। आप एक तरफ तो आप बात करते हैं कि खेल में भाग लेने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम प्रयास करें, और दूसरी तरफ अगर कोई इनके अंदर कोई नाराजगी है तो उसको दूर करने का प्रयास। अगर वो दिग्भ्रमित लोग, अगर आप ये कहते हैं कि किसी के बहकावे में आए, ये तो सामान्य बात है आपके कहने का। वो जो 1 साल तक किसान बैठे रहे, वो भी किसी का बहकाने में ही आए थे, उनको समझाने के लिए आपकी तपस्या कम हो गई थी। वो भी पता नहीं कहां से आतंकवादी थे और कौन कहां से पैसा पा रहे थे। तो ये तो आपका काम करने का एकदम परंपरागत तो बहुत स्ट्रेट फार्मूला। लेकिन जो व्यवहार आप अगर इस तरह के खिलाड़ियों के साथ आप करेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़नी नहीं है। देश, दुनिया और इतिहास तक में आपका नाम बहुत ही अच्छे से नहीं लिया जाएगा कि आपने खिलाड़ियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया। बहुत बड़ी टिप्पणी है। बिल्कुल। मैं मतलब ये तो दिन ही नहीं आने चाहिए थे। खैर, ये जो प्रयास हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से राहुल गांधी के लिए, इस देश के राजनीतिक विमर्श को बदलने के लिए, और इस देश में विपक्ष की बात को ताकत के साथ रखने के लिए, और अपराजेय सत्तारूढ़ दल है, इस धारणा को ध्वस्त करने के लिए पूरे ये बधाई के पात्र है। क्यों कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? इतनी किलोमीटर की यात्रा, 3 महीने पैदल चलना, यह संकल्प अपने आप में महत्वपूर्ण है राजीव जी। हम लोग ओवरराइड से ज्यादा अगर 2 दिन की यात्रा करनी होती तो लोग मना करते हैं कि हम यात्रा नहीं करेंगे साहब, गाड़ियों से और ट्रेन से। हालत है कि अगर आप किसी को बुलाइए कि साहब आप हमारे यहाँ हमारे बलिया में आ जाइए, आपको एक भाषण देना है, तो पूछेगा जहाज है कि नहीं वहां, कि मैं आऊं भाषण तो चला जाऊं। बिल्कुल। हम लोग बुला नहीं पाते थे अपने विद्यार्थी जीवन में, और आज भी नहीं बुला पाते क्योंकि जहाज नहीं है वहां। और वैसे में एक आदमी 3 महीना कड़ाके की ठंड में, भयानक गर्मी में, भीषण बरसात में एकदम चलता चला जा रहा है, और लोग भी आ रहे हैं। इसीलिए अगर आप जब भी कोई आप त्याग करेंगे, लोगों के साथ आप जुड़ेंगे, उनके साथ अपनी संवेदनाओं को जोड़ कोशिश करेंगे, यह समाज ऐसा, हम लोग तो ऐसे लोग हैं जो कभी हमेशा से आगे बढ़कर के लोगों का स्वागत करने वाले हैं। इस समाज में फकीर सबसे बड़ा प्रतापी रहा, इस समाज में साधु सबसे बड़ा पराक्रमी रहा, सबसे आदरणीय व्यक्ति रहा। इस देश के लोगों ने शंकराचार्य को सिर माथे बैठा के रखा। ऐसे हजारों हजार लोग मिल जाएंगे जो किसी राजा के दरबार में कभी नहीं गए होंगे, उनका जीवन खत्म हो गया होगा। लेकिन शायद कोई आपको ऐसा मिले जो किसी साधु के शरण में न गया हो, क्योंकि उसने त्याग देखा, उसकी तपस्या देखी, उसकी सहानुभूति देखी, उसका एक समाज के प्रति अच्छा भाव देखा। तो त्याग तो इस देश में हमेशा से आदरणीय रहा है। शक्ति, ताकत, खौफ कभी भी आदरणीय नहीं रहा इस समाज में। हम वो समाज के लोग नहीं है। हमारे नायकों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने, हमारे सामाजिक आंदोलनों के नायकों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने हमको यही सिखाया। हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में उन घरों में नहीं जाते थे जिनके घर में बंदूक टंगी रहती थी, लगता था पता नहीं क्या है ये हत्या करके लोग ये समाज बड़ा हुआ है। और जब एक व्यक्ति निकला असहमति को आवाज देने के लिए, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। और यह सही है कि आप लोगों में अपना स्थान केवल और केवल गवर्नेंस के बदौलत ही बना सकते हैं। लंबे समय तक आप लोग गुमराह नहीं कर सकते। लंबे समय तक किसी समाज को उसके हक से आप वंचित नहीं कर सकते। लंबे समय तक जो उसको दे है उसको आप अपने पास रोक नहीं सकते। इसलिए राहुल गांधी ने जो है माहौल बनाया, ये निश्चित रूप से राहुल गांधी और इस पूरी यात्रा में शामिल सिविल सोसाइटी के लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि एक परिवेश बदला है। हम जागरूक हैं, हम जिंदा हैं, हुकूमत से लड़ने की हमारी ताकत है, अन्याय को बर्दाश्त करने में हम न करने का हमारा संकल्प है, यह बताया। इसलिए आपस दिख रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद देता हूं सुनील जी, क्लोजिंग कमेंट, और आपने तमाम बातों को समेटने की कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, मीनू जी और धनंजय कुमार जी, और साथ में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबको बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने अपनी बात, अपने विचार रखे, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी बात, अपने विचार लगातार कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, रख रहे हैं,
हैं, कुछ बातें जो होती हैं वो मुद्दे से इतर और सही लिख रहे हैं। असलम चिश्ती जी की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो डिरेल करने के लिए लिखी जाती हैं और कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। खैर, ये सब कुछ चलता रहता है। यही हिंदुस्तान है और यही लोकतंत्र है, जहां हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की बातें होती हैं। आपकी बात, आपके विचार जो हैं वो बहुत मायने तब रखते हैं जब वो उससे रिलेटेड हो, जो चर्चा हो रही हो। तो बेहतर यही है कि चर्चा के अनुसार ही अपनी बात रखिए आप लोग। और हमारे साथ कुछ साथी के कमेंट में लेना चाहूँगा, हालांकि समय बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि 1 फरवरी को राहुल गांधी एक नए भारत में और एक नए रूप में सामने आएंगे। जी, हो सकता है, बिल्कुल। और ये आप सही कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी। अवधेश पालीवाल जी कह रहे हैं कि ये जन यात्रा है, और अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अवधेश पालीवाल जी कि ये जन यात्रा में ये यात्रा बदल चुकी है, भारत जोड़ो यात्रा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। विठल लोखंडे कह रहे हैं, सर आज के माहौल में भी सच्ची पत्रकारिता कैसे की जाती है, इसकी मिसाल आप और डीवी लाइव हैं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं विठल लोखंडे जी की आप तारीफ कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। अमू कह रहे हैं थैंक्स टू कुमार सर। और नारायण जगताप का कहना है राहुल गांधी जिंदाबाद। असलम चिश्ती, आज हमेशा की तरह बेहतरीन चर्चा हुई, लिख रहे हैं असलम चिश्ती जी। नितिन पटेल जी भी हमारे साथ हैं। और जनता सोइए मत जागिए, और कह रहे हैं नितिन पटेल। और रूपराम गोगरवाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ में और भी बहुत सारे साथी हैं। जो थोड़ा शायद कमेंट ऊपर चला गया है, कुछ कमेंट नीचे। हाँ, रूपराम गोगरवाल जी कह रहे हैं कि राजीव जी सच पत्रकार वो ही होता है जो सच्चाई की बात सुनाता है। हसमुद्दीन कह रहे हैं राजीव जी नमस्कार, 2011 का आंकड़ा जनसंख्या का 80 करोड़ है। 2011 का 80 करोड़ मेरे ख्याल से शायद नहीं है जो आप कह रहे हैं, लेकिन उसको देखना होगा, हो सकता है थोड़ा इसको चेक करना होगा। और 2021 के आंकड़े तो जनगणना हुई ही नहीं, जनगणना होनी चाहिए, और उस पर भी कई बातें हो रही हैं। तो लेकिन हसमुद्दीन जी आप जुड़े हुए हैं, अच्छा लगा। नितिन पटेल जी हमारे साथ, फिर लालजी विश्वकर्मा गुड नाइट कह रहे हैं। और सादिक शेख भी हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं कि आप सब तमाम पत्रकार पैनल को मेरे तरफ से नमस्कार। आपकी डिबेट देखकर दिल को बहुत आनंद आता है। राहुल गांधी जी आने वाले दिनों में भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की बहुत जरूरत है। शुभ रात्रि कह रहे हैं, आपको भी शुभ रात्रि। मदीना का मुसाफिर रजबी भाई हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं आज बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी। आप सभी पैनलिस्टों एवं दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुड नाइट, शब्बा खैर, आपको भी गुड नाइट। और ऐसे ही प्रदीप पात्रे जी हैं, कह रहे हैं इफ द मीडिया ऑफ दिस कंट्री डज इट्स वर्क विथ ऑनेस्टी देन द पिक्चर ऑफ इंडिया विल बी वेरी ब्यूटीफुल टूडे। कह रहे हैं कि प्रदीप पात्रे जी की अगर मीडिया जो है वो ईमानदारी के साथ काम करे इस देश में, तो भारत की जो तस्वीर होगी वो बहुत सुंदर होगी, बहुत खूबसूरत होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पंकज पीके भी हमारे साथ हैं, मकसूद खान हमारे साथ, हसमुद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं, कुंदन मेहता जी हमारे साथ, कुंदल मेहता जी गुड नाइट कह रहे हैं एवरीवन। टीएनसी क्रिएटिंग हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं गुड नाइट, आपको भी, मकसूद खान भी। और नीलू हुसैन हैं जो कह रहे हैं राहुल जी एसी में रहते थे लेकिन धूप बारिश बर्फ से बनी है। और रामलाल बैरवा जी कह रहे हैं आज के पैनल ने मुझे भावुक कर दिया। थैंक्स राजीव जी, हम आपके शो बहुत पसंद करते हैं। रामलाल बैरवा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको। पकेर केट्टा जी हमारे साथ हैं, शायद आप छत्तीसगढ़ से जुड़ते हैं जहां तक मुझे ध्यान है। लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जिंदाबाद, फारूक अब्दुल्ला 100%। देश में मोदी की पॉपुलैरिटी सिर्फ 8% ही रह गई है, कोई लहर भी नहीं, चुनाव जीतते कैसे हैं, ये कह रहे हैं पकेर केट्टा जी। और
पी क्रिकेटा जी कह सकते हैं। गिरजा प्रसाद सिंह जी हमारे साथ, जो कह रहे हैं आपने राहुल गांधी जी की चिट्ठी नहीं भेजी। राहुल गांधी जी की चिट्ठी गिरजा प्रसाद सिंह जी बहुत फेडेड चिट्ठी है वो, जो हमारे पास उस पे आई थी। मैंने कहा है कि जो उनकी चिट्ठी जो अब सब जगह भेजी जाएगी तो वो अब मेरे पास जैसे आती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। MS करोलिया जी कह रहे हैं मंजिलों से ज़रा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, मुश्किलें ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। बहुत खूब, राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं MS करोलिया जी। और साथ में मोहम्मद यूनुस खान है, नमस्ते कह रहे हैं, नाइस न्यूज, थैंक यू मोहम्मद यूनुस खान जी। मोहम्मद शरीफ का कहना है डर तो मैं भी गया फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मंजिल आती गई पास मेरा हौसला देखकर। वाह, बहुत खूब, जय कांग्रेस और राहुल गांधी जिंदाबाद कह रहे हैं। मेलिना बरुआ भी हमारे साथ हैं और बिलाल खान भी हमारे साथ में, चजाला हमारे साथ में बने हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा का असर कांग्रेस पर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी और मोदी का सूरज अस्त कर ही देगा। लोगों में जागरूकता आ चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। खांदू शिंदे कह रहे हैं कि राजीव सर, अगर विपक्ष एक नहीं हुआ तो सब विपक्ष के नेता एक ही जेल में दिखाई देंगे। और प्रदीप पात्रे कह रहे हैं इफ द मीडिया, ये इनका मैं पढ़ चुका हूं। और DB वर्गीस का कहना है इतना ज्ञानी और समझदार पैनलिस्ट, जय हो DB लाइव। KG वर्गीस साहब, जय हो आपका कि आप जुड़ते हैं। मिर्जा सलीम का कहना है राहुल ने मीनू जी की चिंतन उनको सुना है आज। और बिलाल खान भी हैं। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पूरे देश में प्यार और भाईचारे का माहौल पैदा कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं असलम चिश्ती जी। और मिसेज अजय का कहना है एक यही चैनल बचा हुआ है जो गोदी मीडिया नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपको कि आप कम से कम एक हमें इज्जतदार चैनल समझते हैं, क्योंकि मैं उन चैनलों को इज्जतदार नहीं समझता जो अपनी इज्जत जो है वो नीलाम कर चुके हैं। पंकज PK भी हमारे साथ, नाजिम हुसैन भी हैं हमारे साथ में। इस समय देश में अम्बाला पशु आवारा, शायद मेरा कहना, आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है। लोगों को सर्दी में जंगल प्रस्थान है। बिल्कुल, ये आप याद कीजिए जब उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय था तो आवारा पशुओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी भाषण में क्या कुछ कहा था कि 10 दिन के अंदर ये मामला जो है वो सुलझ जाएगा, ये प्रॉब्लम आप लोग, इस प्रॉब्लम से आप लोगों को निजात मिल जाएगी। लेकिन यही तो है कि छले जाते हैं आप, कभी 15 लाख के लिए, कभी अब की बार भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, कभी आवारा पशुओं की स्थिति जो है उससे निजात आपको दिला देंगे। लेकिन अब देखिए क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए वोट देते समय बहुत कुछ सोच समझ के देने की ज़रूरत है। जावेद इकबाल खान जी कह रहे हैं कि आज की शानदार डिबेट की बधाई। धनंजय सर और सुनील शुक्ला सर ने बहुत ही शानदार तरीके से बात को समझाया, जिससे लोगों को उम्मीद की किरण नज़र आती है। 2024 को लेकर राहुल जी संघर्ष को लाल सलाम। DB लाइव जिंदाबाद कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद जावेद इकबाल खान जी। राम दयाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, MJ बने हुए हैं, सैल्यूट यू गाइज, ट्रू जर्नलिज्म MJ, थैंक यू। फारूक उमर हमारे साथ हैं। फारूक उमर कह रहे हैं थोड़ा सा जी, फारूकी उमर कह रहे हैं राहुल गांधी ने महान भारत में एक नया इतिहास लिखा है। हसमुद्दीन भी हमारे साथ बने हुए हैं। और मोबिन अली है हमारे साथ। सईद खान है जो कि किस किस को बुझाएंगे आवारा हवाएं, हर एक दरीचे में दिया हमने रखा है। राहुल गांधी, वाह। और SKE हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं ऑफिशियल वायरल, हमारे इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है चैनल को और बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने लिखा है कि सर आपके जितनी भी पूरा देश की इज्जत करें वो भी कम है, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि आप सच के साथ खड़े हो। जी बिल्कुल, सच के साथ खड़ा होना मुश्किल होता है, लेकिन होना चाहिए खड़ा,
क्योंकि बाद में कई मुश्किलात जो हैं वो बाद में बहुत खुशियां दे जाती हैं, और ऐसे भी सच का साथ हर घड़ी देना चाहिए, यही कोशिश हमारी रहती है। पंकज पीके हैं, हमें यूथ प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी के रूप में ये देखना चाहते हैं पंकज पीके। और यासीन अंसारी हैं, द अपोजिशन लीडर्स शुड बी यूनाइटेड, कह रहे हैं दिस इज द अल्टीमेट ऑप्शन टू रिमूव बीजेपी फ्रॉम द सेंटर, यासीन अंसारी का कहना है। फारूकी उमर हमारे साथ, मोहम्मद यूनुस हमारे साथ में बने हुए नमस्ते कह रहे हैं, आपको भी नमस्ते मोहम्मद यूनुस खान जी। और सदाकत अंसारी जी, शहादत अंसारी जी गुड नाइट कह रहे हैं। मनोज कपूर जी हमारे साथ में कह रहे हैं मैं केवल डीबी लाइव चैनल ही देखता हूं, मैंने सारे चैनल देखना बंद कर दिया है, कह रहे हैं मनोज कपूर जी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आप हम पे भरोसा करते हैं। प्रदीप पात्रे, और एक भरोसा हम बिल्कुल दिलाना चाहेंगे कि हम सच के साथ खड़े रहेंगे। और सरताज खान हैं जो मस्कट से हमें देखते हैं, ओमान से, आज बहुत अच्छी चर्चा रही, गुड नाइट लिख रहे हैं। फारूकी उमर भी हमारे साथ है, और बहुत सारे साथी अपनी बात रख रहे हैं। और समीर शर्मा जी हमारे साथ हैं जो गुड नाइट कह रहे हैं। रमेश चंद कह रहे हैं सड़कें आवारा ना हो इसीलिए सड़क पर आना ही होता है, बहुत सही कह रहे हैं आप। और जीएस शर्मा यानी घनश्याम शर्मा पशुहारी बलिया उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निश्चित रूप से भारत को भय मुक्त बनाने में मददगार साबित होगी। कश्मीर को तहस नहस करने की भाजपा की चाल एक दिन जरूर नाकामयाब होगी, कह रहे हैं घनश्याम शर्मा जी पशुहारी बलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मन्नू जून भी है, आपका डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता भाजपाइयों से, कह रहे हैं। और अतुल्ला खान, आप सब हैं तो डर किस लिए, सबसे बड़ी बात है कि आप सब से जो हिम्मत मिलती है उसमें फिर डर की चिंता नहीं करता मैं। राहुल गांधी कहते हैं ना डरो मत, और खुद देखिए कि राहुल गांधी टी शर्ट में चल रहे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जीत हासिल तो की ही है। दिल से गुड नाइट सर, लेट्स यूनाइट एंड हेल्प सर, ये कह रहे हैं स्मोकी ब्लॉग्स, आपको बहुत शुक्रिया स्मोकी ब्लॉग्स। और मुस्तान मुल्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी, सच्चा इंसान किसी से नहीं डरता, कह रहे हैं। और हसरत अली कह रहे हैं थैंक्स राजीव जी। जबीर हुसैन कह रहे हैं कि नरसिम्हा जय भाजपाइयों के पास, खैर। और जिसन अहमद भी हैं, मनु जैन हैं। तो दोस्तों अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। राम तीरथ जी हमारे साथ हैं। समुद्र मंथन से पहले विष निकला था, फिर रतन निकला, और अब औषधि निकलेगी जिससे हम सब का इलाज होगा और भारत निरोग होगा। और महेश्वर सतपति जी कह रहे हैं कि हिस्ट्री इज क्रिएटेड टुडे इन जम्मू एंड कश्मीर, इट विल ऑलवेज रिमेन JNK फॉर मी यूनाइटेड, इंडिया इज गेटिंग यूनाइटेड इन एन अनप्रेसिडेंटेड मैनर, कह रहे हैं महेश्वर सतपति जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं महेश्वर सतपति जी आप। और कुसुम कश्यप जी का कहना है डीबी लाइव भरोसेमंद चैनल बन गया है, बहुत शुक्रिया आपको। और उमराली इनामदार का कहना है भारत जोड़ो यात्रा ग्रेट। राजकुमार जी भी हमारे साथ है बने हुए। तो तमाम साथियों, मोहम्मद साहेब भी हमारे साथ में हैं। नीलेश रंजन कह रहे हैं वेरी गुड डिस्कशन, नीलेश रंजन जी बहुत शुक्रिया आपको। और मांगीलाल शर्मा जी कह रहे हैं स्वामी जी आपकी यात्रा का अनुभव ने हमारे जैसे श्रोताओं को भी अभिभूत कर दिया, जय हिंद। और सत्येंद्र कुमार कह रहे हैं धन्यवाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना है। जीएस शर्मा घनश्याम पशुहाली बलिया से कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निश्चित रूप से भारत को भय मुक्त बनाने में मददगार साबित होगी। कश्मीर को तहस नहस करने में भाजपा की चाल एक दिन जरूर नाकामयाब होगी, कह रहे हैं घनश्याम शर्मा जी। ज्योति खारा भी हमारे साथ है, लेट रीबिल्ड आवर नेशन विद डीबी लाइव, बहुत शुक्रिया ज्योति खारा जी आपको। और पंकज पीके भी हैं, सुफियान खान भी हमारे साथ में हैं, और जीएस शर्मा जी हैं, आप सबको जावेद आलम भी हैं, बहुत बहुत। और मखसूम खान जी हैं, कह रहे हैं राजीव जी मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, जो दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, बहुत खूब बहुत खूब। और मोहम्मद साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं।